बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महवी शबीब, सिटी एट 10 में खुशामदीद। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। आज जैसे कि वीकेंड है और वीकेंड में अक्सर हम ये गलती कर देते हैं कि हम अपने सारे काम आज के मंडे पे छोड़ देते हैं। तो कामयाब इंसान की सबसे पहली निशानी यही है कि वो वक्त की पाबंदी करता है और अपने तमाम टास्क डेडलाइन के अकॉर्डिंग फुलफ़िल करता है। तो आप चाहते हैं अगर आपका दिन अच्छा हो, आपका पूरा वीक अच्छा गुजरे, तो इसके लिए आप अपने जो काम हैं वो टाइमली कंप्लीट करें। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और कुछ बात करते हैं आज के प्रोग्राम्स के टॉपिक्स के हवाले से, क्योंकि हम सिटी एट 10 में शामिल करते हैं वो तमाम ख़बरें, वो तमाम टॉपिक्स जो कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे होते हैं, आपकी ज़िंदगी से लिंक कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फैसलाबाद का मौसम कैसा है, क्योंकि डे को प्लान करने के लिए मौसम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके साथ साथ फैसलाबाद एक सनती शहर है, यार्न मार्केट की कौन कौन से क्राइसिस हैं और वो लोग जो कि बिज़नेस की दुनिया में आना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनके लिए कौन कौन सी सहूलियात हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ देखेंगे कि गोल्ड मार्केट में प्राइस क्या चल रही है, करेंसी क्या चल रही है, डॉलर कितना मुस्तहकम है। और साथ ही साथ सेहत पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सेहत किसी भी शहरी का बुनियादी हक होता है। फैसलाबाद में शिफा इंटरनेशनल किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। आपकी बर्थडे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी सालगिरह भी हम शामिल करेंगे सिटी एट 10 में। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का मौसम जो है वो दोपहर में काफ़ी ज़्यादा गर्म दिखाई देता है, लेकिन सुबह के औकात में और रात के औकात में गर्मी की शिद्दत में हमें कमी दिखाई दे रही होती है। मोहम्मद अली नारू हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा मोहम्मद अली नारू, वेदर के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के मौसम की बात की जाए तो सितंबर का आखिरी हफ़्ता शदीद गर्मी और हब्स में गुज़रता हुआ महसूस हो रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर फैसलाबाद में गर्मी बढ़ती जा रही है, दर्जा हरारत दोबारा से बढ़ने लगा है, जो कि गुज़श्ता हफ़्तों में हमें कम होता महसूस हो रहा था। अगर आज के दिन की बात कर ली जाए तो आज का दिन भी गर्म और खुश्क रहेगा और इसका आगाज़ दिन के आगाज़ के साथ ही हो चुका है। जैसे ही सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ी हैं, गर्मी की शिद्दत और हिद्दत दोनों में इजाफ़ा होता महसूस हो रहा है और दोपहर के औकात कार में जो गर्मी है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। फ़िलवक्त शहर का दर्जा हरारत अगर बात कर ली जाए तो कम अज़ कम जो शहर का दर्जा हरारत है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। और इसके साथ साथ जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रहने के इम्कानात हैं वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड हैं, जो कि महसूस 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। और इसके साथ अगर बात कर ली जाए हवाओं की, तो हवाओं की रफ्तार फ़कत 1 किलोमीटर फ़ी घंटा रिकॉर्ड की गई है फैसलाबाद और गिरदोनवा में। इसके साथ साथ जो हवा में नमी का तनासुब है वो 73% तक जा पहुंचा है। गर्मी की शदीद लहर है और जो रातों को मौसम हल्का खुशगवार हो जाया करता था वो भी अब हब्ज़दा रहने लगा है। ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि फ़ैसलाबाद से मुल्हिका जो दीगर फैसलाबाद की तहसीलें हैं, चकझुमरा हो, तांदलावाला हो, समंदरी हो, जड़ांवाला हो या सदर तहसील हो, तो गर्मी की जो हालत है वो जूं की तूं मौजूद है। रोज़ाना की बुनियाद पर गर्मी बढ़ रही है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दोबारा से जून आता हुआ दिखाई दे रहा है और जो मौसम बेहतर होना था दोबारा से गर्म होता जा रहा है। जो तिब्बी माहिरीन हैं वो शहरियों को यही मुतला करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि गर्मी से हिफाजत करें, सायादार जगह का अहतमाम करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ और जो बच्चे और बुज़ुर्ग हैं वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज़ करें। मौसम दोपहर के औकात कार में गर्मी मज़ीद बढ़ेगी और दर्जा हरारत बज़ाहिर तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन जो महसूस होगा वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ना सिर्फ आइंदा 24 घंटे में बारिश के इम्कानात बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं किए जा रहे, बल्कि जो आइंदा आने वाले 2 से 3 रोज़ हैं, गर्मी मज़ीद रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ती हुई महसूस होगी। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नारू तफसीलात से आगाह करने के लिए। मौसम की शिद्दत से बचना है तो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी सीज़न अच्छे से इंजॉय करें तो एहतियाती तदाबीरों को लाजमी फ़ॉलो करें। अब बात करते हैं मौसम के साथ साथ शहर के फैसलाबाद शहर के मसाइल के हवाले से भी हम अक्सर औकात बात करते हैं। अगर हालिया सिचुएशन के हवाले से बात करें तो फ्लड ने तमाम तर इलाकों को मुतासर किया, जिसमें किसान सबसे ज़्यादा मुतासर होते हुए दिखाई दिए, जिसमें चावल की फसल, कपास काफ़ी ज़्यादा मुतासर हमें दिखाई दी है। जिसकी
जिसकी वजह से किसान तो मुतासिर हुआ ही हुआ है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें आने वाले दिनों में भी होंगे। और पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, मीशत में अहम किरदार अदा करती है। सूत यानी कि यान जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। हालिया कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, और दूसरी जानिब क्योंकि हम हमेशा से बात करते हैं यंगस्टर्स के हवाले से, वो लोग जो कि बिज़नेस की दुनिया में आना चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं समझ में आता कि किस तरह से इंटरप्रेन्योर बनना है, ब्रांडिंग पे किस तरह से काम करना है। तो आज हम इस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे, और इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है फैसल मियांदाद ने। आप डायरेक्टर हैं मियांदाद फैब्रिक्स के और मेंबर है पायमा यानी कि पाकिस्तान यार्न मर्चेंट एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फैसल साहब आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के एंकर पर्सन बिलाल डोगर ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बिलाल आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच बिलाल फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। मैं समझती हूँ कि आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ख़ास भी है। एक तो ये हमारी जो इंडस्ट्री है इसके चैलेंजेस को समझने में आसानी होगी हमें, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं यंगस्टर्स के हवाले से। यंगस्टर्स क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, इंडस्ट्रीज़ के हवाले से क्या चैलेंजेस है, किस तरह से सामना कर सकते हैं। सबसे पहले फैसल साहब आप ये बताइएगा, हालिया सिचुएशन अब सब लोगों के लिए बड़ी मुश्किल रही है, डिज़ास्टर रहा है, फ्लड सिचुएशन है, कपास की फसल हमें तबाह होती हुई दिखाई दी है। इसका हमारी जो यार्न मार्केट है या इंडस्ट्री है क्या असर देख रहे हैं? मैडम सबसे पहले तो फ्लड से जो है ना वो सारी इंडस्ट्री वो नो डाउट कि वो डिस्टर्ब होती है, क्योंकि हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं वो 70% ना से 60% तो पॉपुलेशन सारी जो है वो वहीं पे रहते हैं ना। तो वो उस वजह से वो जो लोग हैं वो अपनी कोई भी टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी कपड़े नहीं ख़रीद रहे, कोई भी चीज़ जो ज़रूरत है ज़िंदगी वो उन्होंने जब नहीं ख़रीदनी तो वो ओवरऑल सारी मार्केट्स जो है वो कोलैप्स कर जाती है। तो वो तो एक मसला है ही है। लेकिन जो जैसे आपने अभी बात किया कि राइस की जो फसल थी वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गई है। इसके अलावा जो ये क्रॉप थी कॉटन की वो भी डिस्टर्ब हुई, काफ़ी इलाकों में डिस्टर्ब हुई है। एक्चुअल डेटा तो अभी हमारे सामने नहीं आया, लेकिन वो नो डाउट कि उसमें बहुत बड़ा एक मसला आया है और वो ख़राब हुई है। वो नुकसान तो है ना पाकिस्तान का। बिल्कुल। तो अब देखें इसका एक्चुअल कितना है, इसका नुकसान हुआ है ये अभी डाटा आना है, लेकिन जो नज़र आ रहा है बहुत बड़े लेवल का नुकसान हुआ है पाकिस्तान। बिल्कुल इसी तरह से है। अगर डिज़ास्टर आ जाता है वक्ती तौर पे तो सिर्फ हम रिलीफ के हवाले से बात करते हैं, रिहैबिलिटेशन के हवाले से बात करते हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस महंगाई की सूरत में हमें काफ़ी अरसा बर्दाश्त करने पड़ते हैं। बिलाल, इससे क्वेश्चन पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहूँगी। अगर हम सैलाब की सिचुएशन देखें, नो डाउट बहुत अच्छा काम किया गया है रिलीफ के हवाले से, रेस्क्यू के हवाले से, रिहैबिलिटेशन के हवाले से, लेकिन हमारी कपास की इंडस्ट्री कितनी मुतासिर हुई है, यहाँ पर टेक्सटाइल को कितना बड़ा धचका लगेगा, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, इस वक्त जब पाकिस्तान के पास इंटरनेशनल ऑर्डर्स आ रहे हैं तो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर हम ये कह रहे थे कि एक्सपेक्टेशन थी कि जो पाकिस्तान के नॉर्मल काउंट्स हैं उनके पाकिस्तान की अपनी जो कॉटन है वो डिमांड पूरी कर देगी, और एक्सपेक्टेशन ये थी कि एक अच्छी हैंडसम हमें कॉटन की पिकिंग मिले। क्योंकि जो मैंने इंटरव्यू किया था रिसर्चर का, कॉटन के जो रिसर्चर हैं, उनका कहना था कि अगेती फसल जो कमो बेश 30 लाख एकड़ पे लगवा ली थी मरीम नवाज साहिबा ने, तो उससे हमें एक्सपेक्टेशन ये थी कि उससे हमें जो आनी है पिकिंग आनी है वो पहली पिकिंग कोई 22-23 जो है वो एक एकड़ में से पिकिंग हो जाएगी फ़ी यील्ड के हिसाब से, लेकिन फ़ी मन के हिसाब से यील्ड आ जाएगी। लेकिन बारिशों का पहली पिकिंग तो अच्छी रही आपकी, अब ये पिकिंग चलनी थी अभी। अब ये देखें ना आप, मैं उस दिन चिन्योट का डाटा देख रहा था, अभी झंग और बाकी कंपाइल हो रहे हैं कुछ डाटाज, तो जो कुछ 60 टन से ज़ायद जो है वो कपास की फसल डिमोलिश हो गई है, ख़त्म हो गई है वहाँ से। अब ये पानी गया है आगे चनाब, ये आपका साउदर्न पंजाब गया, साउदर्न बेल्ट आपकी सबसे बड़ी कपास की फसल है, उससे आगे ये सिंध में गया, सिंध फिर आपकी कपास की फसल है। अभी 15 जो अगस्त का और 15 सितंबर का जो डेटा था उसके अंदर हमारी कपास की पैदावार 5.5 लाख बेल ज़्यादा थी, लेकिन अभी ये 15 सितंबर के बाद जो 15 अक्टूबर और 15 नवंबर आना, तब हम इसकी कैलकुलेशन सही कर सकेंगे कि आया ये। क्योंकि देखें ये तो अब वार्निंग जारी कर दी गई है। कल आप यूएनओ के अंदर वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ का खिताब देखें, वो भी वहीं ये कह रहे थे कि क्लाइमेट चेंज के अंदर हमारा किरदार कोई भी नहीं है, लेकिन मुतासिर दुनिया में हम हो रहे हैं, और हमें और पूरी दुनिया इसका वजह बन रही है, मौजब है, लेकिन नुकसान हमें बेयर करना पड़ा है। हम किस खाते में सबका नुकसान बेयर कर रहे हैं, और हमें फिर तनहा छोड़ दिया जाता है जी, आपके ऊपर टैक्सेस आयद होंगे, आपको
ये होगा, तो डेफिनेटली ये केस पुट करना होता है कि हमें इस मौके पर इतना रिलीफ दिया जाए, जो टैक्सेस हैं वो हमारे ऊपर मज़ीद कम किए जाए। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो कुछ मसाइल दरपेश हैं, जैसे गवर्नमेंट सेल टैक्स रिफंड्स नहीं जारी कर रही, गवर्नमेंट उनके वाजिबुल अदा रकूम नहीं दे रही, गवर्नमेंट के पास ये बहुत सारे, जैसे अभी कल मियां मोहम्मद शबाशी ने एक बहुत अहम फैसला लिया है कि जो रिटर्न्स फाइल होनी थी पीछे 4 से 5 दिन है और रिटर्न ही कोई नहीं फाइल कर रहा। क्यों? क्योंकि जी आपके नाम जो प्रॉपर्टी है उसका डीसी रेट के मुताबिक अंदाज़ा लगाएं, वो बताएं। वो अब उन्होंने ख़त्म कर दिया कल वज़ीर आज़म ने कि शिक को हटाया जाए, लोग तो जमा ही नहीं करवा रहे। अब थोड़ा सा रूटीन देखिए, यही पॉइंट है जो फैसल मियां साहब भी कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दी ग्राउंड रियलिटी आपको फैसिलिटेशन देनी होती है। बिल्कुल, और बिलाल ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत मुख्तलिफ होती हैं। जब पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं शायद उन ग्राउंड रियलिटीज़ को उस तरह से मद्देनज़र नहीं रखा जाता, मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से एट दी एंड हमें वही चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन तब तक टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो चुका होता है। यहाँ पर फैसल साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम यान मार्केट के हवाले से बात करें, ओवरऑल सैलाब की सिचुएशन से हट कर बात करें, तो क्या क्राइसिस हैं जो कि फ़ौरन से हल होने चाहिए, जिस पर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता? मिस सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा जो यान मार्केट का है वो है गवर्नमेंट का टैक्स सिस्टम। मैं 12 दफ़ा बिलाल साहब से भी ये बात कर चुका हूँ कि हमारा जो टैक्स सिस्टम है ना वो फ्रेंडली नहीं है। वो फ्रेंडली होना चाहिए। यहाँ पे हर बंदा टैक्स देना चाहता है, लेकिन सिस्टम ही नहीं हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कि वो अंडरस्टैंडेबल हो। बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल नहीं है। सिस्टम अंडरस्टैंडेबल हो, लोगों के साथ मीटिंग्स करके गवर्नमेंट के इदारे वो जो भी मसाइल हैं उनको रिजॉल्व करके सबसे टैक्स लें। बिल्कुल, हम देखें, मैं ये जेन्युइन बात कर रहा हूँ कि लोग, कई दोस्त हमारे, सपोज किसी का टैक्स, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जी 1 लाख रुपए बनता है ना, वो शायद 2 लाख रुपए दे रहा हो, लेकिन वो सिस्टम को अंडरस्टैंड ना करने की वजह से वो 2 लाख दे रहा है। गैप आ रहा है, कम्युनिकेशन गैप। फैसल साहब आपने देखा होगा कि आ रहा है कि अगर बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात आते हैं, FBR की जानिब से उस तरह से सुने नहीं जाते। FBR की जानिब से कोई फाइनेंस एक्ट आ रहा होता है तो हम देखते हैं कि वो सही से कन्वे नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली लॉस जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट का भी होता है, पाकिस्तान की इकॉनमी का भी होता है। क्योंकि अगर हमारे टैक्स के निज़ाम में रिफॉर्म्स आएंगी, इकॉनमी जो है वो डिजिटल होगी, तो हम देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो कि नेट टैक्स में आना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं, क्राइसिस हैं, जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे होते। यान मार्केट्स के हवाले से फर्दर भी प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, यार्न मार्केट के क्या क्राइसिस है, क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, एक्सपोर्ट कितनी ज़्यादा मुतासिर हो रही है, ये वो तमाम तर टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि वो लोग जो कि इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं वो इस इंडस्ट्री के क्राइसिस को भी समझ पाएँ और किस तरह से बिज़नेस कर सकते हैं ये भी जान सकें। फिलहाल यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम ओवरऑल इंटरनेशनली बात करें, नेशनली बात करें, हम देखते हैं कि यार्न की कीमत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। पाकिस्तान के सेक्टर में आप क्या चीज़ें देख रहे हैं, क्या ये बेहतरी लेकर आ रही है, कहाँ पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं? अच्छा, अगर आप इंटरनेशनल सिनेरियो देखें तो आपको सबसे पहले मोहतरम डोनाल्ड ट्रंप के लगे हुए टैक्सेस को देखना होगा। वो पूरी दुनिया को चेंज कर चुके हैं इस वक्त। ख़ास तौर पर जो आपकी यूरोप और बरतानिया की मंडियाँ पहले इन्फ्लेशन का शिकार थी, अमेरिका की मंडी में, जैसे फैसल साहब बता रहे थे, मैंने कल एक एक्सपोर्टर से बात की कि हमारी बरामदात अगस्त में कम क्यों हुई हैं, तो जो उन्होंने मुझे रीज़न बताया वो मेरे लिए कुछ न्यू थे। नवीद गुलजार साहब कहते रीज़न ये है कि अमेरिका ने एकदम सारे मुल्कों पर टैक्स नहीं लगाया, उन्होंने रफ्ता रफ्ता लगाए हैं। इस दौरान अमेरिका का जो बायर था उसने स्टॉक अपने मुल्क में रख लिया। देखिए, हर कोई बंदा चाहता है ना, यहाँ तेल कल महंगा होना हो 10 रुपये, आपके नज़दीक सारे पंपों वाले कहेंगे यार या अल्लाह को आज 10-10 हज़ार लीटर आ जाए ना, कल महंगा करके बेचेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे। अब यही बेसिकली उन्होंने भी किया, उन्होंने स्टॉक कर लिए फुल। नवीद गुलजार साहब ये कह रहे हैं कि ऑर्डर्स हैं लेकिन अभी नहीं आएंगे, अभी हमें कुछ वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब टैक्सेस लगे हैं तो अमेरिका के अंदर प्रोडक्ट्स महंगी हुई हैं, डेफिनेटली वो टैक्स उनके ऊपर इम्पोज होना है ना, यहाँ से तो लेना नहीं, उधर से लेना है। अब जब चीज़ें मसनूआत महंगी हो जाएंगी तो जो शख्स 3 बेडशीट्स लेता था वो 2 पे आ गया है, जो 3 शर्ट्स लेता था वो 2 पे आ गया, जिसने 2 शर्ट्स लेनी थी वो 1 पे आ गया है। तो जो बाइंग पावर है ना उन्होंने रिड्यूस की है थोड़ी सी उस दौरान। अब वहाँ से डिमांड कम हो गई है, अब वो डिमांड पैदा जब होगी तो मिलेंगे हमें ज़रूर, लेकिन हमें ये देखना होगा कि अभी तक उनका बायर बिल्कुल क्वाइट बैठा है, वो नहीं कुछ बाय कर रहा। तो फैसल चैम्बर एक अच्छा काम कर रहा है, ये अफ्रीका जा रहे हैं, वो एक पाकिस्तान के साथ उनका है
गो अफ्रीका या मूव अफ्रीका के नाम से कोई कंपेन चलाई है, अफ्रीका ये इथोपिया जा रहे हैं, ये अब गैर रस्मी मंडियां देखना होगी। जैसे आपका सऊदी अरब के साथ मुआहदा हुआ है, सऊदी अरब एक बहुत बड़ी मंडी है, हमें उसे देखना होगा। दुबई एक बहुत बड़ी मंडी है, वहाँ रख के चीज़ें लोग बेच रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी पॉइंट है। कतर एक अच्छा है। हमें जो हमारे ताल्लुकात हैं उनका एक मुस्बत इस्तेमाल करके अब हमें अपनी चीज़ें शोकेस जो हैं वो अदर मंडियों में जाना होगा करना। और एक चीज़ आई थिंक सो, फैसल साहब इससे एग्री करेंगे, हमें एक चीज़ को कंडेम करना होगा। जो सूट आपने पहना, जो शर्ट मैंने पहनी या फैसल साहब ने पहनी है, ये पाकिस्तान की जो मसनूआत हैं, ये अगर 100 रुपये की हैं तो हम चाइना से दरामद करके 50 की यहाँ बेच रहे हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को कंडेम कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। अल्टीमेटली होगा क्या, वो क्वालिटी लो है, वो यहाँ आके बिकना शुरू हो जाएगी, लोग सस्ती चीज़ें खरीदेंगे। हम अपनी प्रोडक्ट को मेड इन पाकिस्तान को खुद जलील कर रहे हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट की कीमत जो है वो कॉस्ट इन प्रोडक्शन उतनी है, लेकिन वहाँ से सस्ते दामों लाके, हाँ अगर हम चाहते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ करें तो हम उन्हें एम्फसाइज करें, वो आगे फेडमी की इंडस्ट्री लगाएं वो, या ताकि एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर। फिर बहुत सारे एक क्वेश्चन ये उठा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये सवाल रखा जाए कि जो चाइनीज़ इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगी है उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, वो रॉ मटेरियल यहाँ से लें। वो क्या कर रहे हैं, वो सारा रॉ मटेरियल बाहर से अपने मुल्क से लेके आ रहे हैं, यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बाहर ले जाते हैं। हम सिर्फ महज उन्हें 1 रुपया हमें दे रहे हैं। अगर वो यहाँ से सामान खरीदें, यहाँ सब कुछ लगाएं और फिर एक्सपोर्ट करें, हमें 8, 9, 10 रुपए दे के जाए ना, जो हमारा हक बनता है। यहाँ उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की है। तो ये रीजंस हैं, कुछ सॉलिड स्टेप्स लेने की इस वक्त जरूरत है। देखें, ये मुल्क के बुलंदतर मफाद में है, चाइना आपसे नाराज नहीं हो जाएगा क्योंकि ये पूरी दुनिया के कानून ऐसे ही है कि अगर आप बरतानिया में हैं तो ये नहीं कहेगा कि आप पाकिस्तान से लाके यहाँ अपना मैन्युफैक्चरिंग करके बेचें, वो कहेंगे यहाँ से पहले आप जो रॉ मटेरियल मिलता है वो खरीदें। इन चीज़ों के ऊपर बड़ा गौर करने की ज़रूरत है। देखें, हमें प्रोडक्ट बाहर से, जो हम फॉर एग्जांपल ये एक पोलो शर्ट बना रहे हैं, ये हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं $10-15 में, हमें पाकिस्तान में ये कॉस्टिंग इसकी असर पड़ती है $2-3 की। हमें चाइना से लाके आप $5 की एक शर्ट बेच दें, हम वो बाय करके पहन लें, और हमारी $2 वाली हम 15 बाहर बेच रहे हैं, तो हम कमा क्या रहे हैं? हम बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर डेफिसिट में हैं। आप ट्रेड डेफिसिट उठा के देखें, आप जीडीपी ग्रोथ देखें, ये है जीडीपी ग्रोथ और ट्रेड डेफिसिट का मसला कि हमारा जब ट्रेड बैलेंस निकाला जाता है तो हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। 2 अरब की एक्सपोर्ट है, 5 अरब की इंपोर्ट करके बैठे होते हैं। हम अपनी ज़रूरियात तो यहाँ से पूरी करें ना पहले। बिलाल, इसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर एक ये भी मसला है कि हमारे यहाँ, मैं बार बार ये प्रोग्राम में बात करती हूँ कि टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे पास वसाइल भी हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा मुल्क दिया है जहाँ पर मादियात भी हैं, जहाँ पर 4 मौसम भी है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम ब्रांडिंग पे उस तरह से काम नहीं करते। फैसल में आदात मेरी बात से अगर आप एग्री करते हैं, मैं अगर ऑनलाइन कभी शॉपिंग के लिए मैं सोचूँ ना, मैं डिफरेंट ब्रांड्स के पेजेस विजिट करती हूँ, सेम चीज़ है, सेम क्वालिटी है, प्राइजेस के डिफरेंस है, ब्रांडिंग पे काम उस तरह से नहीं हुआ जितना कि अगर मैं ख़रीदार की नज़र से देखूँ। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री को मुतासिर कर रही है। बिल्कुल मिस, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। होता क्या है कि जो बड़ा ब्रांड है ना, उसका जो डिज़ाइनर है, उसका जो सेकंड मैन है वो मैंने हायर कर लिया है। वो ज़ाहिर बात है, उसका जो डिज़ाइन है वो सेकंड मैन ने मुझे थोड़ा बहुत चेंज करके दिया, मैंने वो लॉन्च कर दिया। उसके बाद मेरा जो डिज़ाइनर है उसका सेकंड मैन किसी ने पकड़ लिया, वो किसी की टांग, किसी का बाजू पकड़ के हम जो है ना वो लॉन्चिंग करते जा रहे हैं। एक्चुअल जो प्रॉपर डिज़ाइनिंग है, जो प्रॉपर ब्रांडिंग है ना, पाकिस्तान उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि अगर हम सारी ये मेहनत कर रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर होनी चाहिए, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए सारी चीज़ों को ओवरऑल देखना चाहिए। देखें, सबसे पहले तो ये कि ये गवर्नमेंट को ये जो पहले भी मैंने बात की कि एक तो सिस्टम इनको इम्प्रूव करना चाहिए, दूसरा ये जो हम ऑनलाइन सेल करते हैं, ऑनलाइन सिस्टम भी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। देखें, ऐड कोई लगती है तो उसका टैक्स वगैरह सारा गवर्नमेंट को ही जा रहा है, तो उसके ऊपर उसको भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से डिस्कस करके जैसे भी उसको बेहतर कर सकते उसको भी करें। ये ब्रांडिंग में जो लोग एक्चुअल मसला पता क्या आ रहा है, अब ये जो बड़े ब्रांड्स भी हैं ना, ये भी खुद प्रोडक्शन नहीं कर रहे, ये भी बाहर से पकड़ते हैं कपड़ा और क्रेडिट में लेके वही अपना प्रिंट करते हैं, डिज़ाइन प्रिंट किया,
लोगों के पैसों के साथ ही कमाई करके अपना प्रॉफिट निकालते हैं और वैसे ही वो जो है ना वो सर्व करी जा रहे हैं। ये वो बिलाल भाई की जो बात है कि हमने अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो वो सारी चीज़ें ओवरऑल देख के सिस्टम को भी उसके हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से ब्रांडिंग पे काम करेंगे तो हम देखते हैं कि सेम यही चीज़ पाकिस्तान में बन रही होती है, लेकिन जब बाहर भेज दी जाती है वहाँ पर वो लोग ब्रांडिंग कर लेते हैं और कई गुना महंगी कीमत में वो चीज़ फ़रोख्त होती है। इवन पाकिस्तान में दोबारा आ रही होती है और लोग ब्रांड पहन के बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे होते हैं कि हमने फ़लाँ ब्रांड की चीज़ पहनी है। दरअसल उसकी प्रोडक्शन यहाँ से हुई होती है, सिर्फ ब्रांडिंग बाहर से हुई होती है। ये चीज़ भी बिलाल हमें इस पर भी काम होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऑनलाइन सिनेरियो को देखें, आजकल सब लोग अपना ईज़ ऑफ डूइंग चाहते हैं। मैं भी अगर चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया, दैट्स ग्रेट। अब ऑनलाइन कारोबार की तरफ लोग ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन नहीं पता कैसे शुरू करना है, कौन कौन से टैक्सेस हैं, हमारी हुकूमत कितना फैसिलिटेट कर रही है, इस हवाले से थोड़ा सकता है। अच्छा, ये बहुत अहम मौजू इसलिए है कि अगर हम अमेरिका और बरतानिया या दीगर मंडियों में, चाइना की मंडी में देखें, 50% से ज़ायद शेयर जो ऑनलाइन मार्केट में जा चुका है। फैसलाबाद में इतने के नौजवान हैं जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केट के अंदर हैं, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट अभी तक सेंस ही क्रिएट नहीं हुई कि ऑनलाइन मार्केट क्या होती है। हम अभी भी समझ रहे हैं दुकान पे गए हैं, 1000 वाली चीज़ 200 से लेके आनी है, ये नहीं चलेगा। हमें थोड़ा सा अपने आप को समझना होगा। और मैं आपको बता सकता हूँ रिकॉर्ड, जैसे मियादाद फैब्रिक्स है, आई डू वेयर देयर क्लोथ्स, मुझे कपड़ा पसंद है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड फैसल साहब से कई बार कह चुका हूँ कि इसको थोड़ा और मोबिलाइज करें ऑनलाइन पे। ये कहते हैं कैसे, मैंने कहा जी एक बंदा कराची का, मैं उसका कपड़ा खरीदता हूँ, मुझे दो तीन धुलाइयों बाद पता चलता है रंग उड़ गया, तो फिर मेरा इत्मीनान शेक हुआ है। अब जो अच्छा काम कर रहे हैं ना, ये इनको देखें, बेसिकली ये मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, ये अब यॉन भी कर रहे हैं, ये ट्रेडर भी हैं, तो बहुत सारे इन्होंने जॉनरा खोले हुए हैं। तो ये कहते हैं यार ब्रांडिंग ठीक है, कितनी करें। फिर लोग क्या करते हैं, वो जब उन्हें पता चलता है ना मियादाद अच्छा कपड़ा बेच रहा है, उनके पास आके कहते हैं कितनी लाट पड़ी है, सारी हमें दे दें, वो अपने ब्रांड लगा के बेच देते हैं। अल्टीमेटली लोग समझते हैं, जैसे ये ने कहा, लोग मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं रहे खुद, ये तो सब सिर्फ दुकानें खोल के बैठे हैं, अपनी दुकान का नाम लगाया और आपको बेच दिया। आप इनसे पूछें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती क्या है, ये बेसिकली कहाँ से कपड़ा पकड़ा, किसी की टांग किसी का बाजू जोड़ा, तो चलो जी तो बेच के सौदा हो गए। अब ये चाहिए गवर्नमेंट को, ये चाहिए खासतौर पे जो मेटा के टैक्सेस हैं उनको रिडक्शन के अंदर। टैक्सेस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर मैं आपका फर्दर पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ, क्योंकि वो लोग जो कि बिज़नेस में आना चाह रहे हैं, ऑनलाइन मार्केट किस तरह से काम करती है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर फर्दर हम ब्रेक पे जाने के बाद या ब्रेक पे वापस आएंगे तो बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक करके मत जाइए हमारे साथ में। वेलकम बैक। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से हम बात कर रहे थे और ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चल रही थी हम लोगों की कि ऑनलाइन बिज़नेस के लिए बहुत सारे लोग हैं जो कि सोचते हैं, लेकिन ऑनलाइन टैक्सेस कौन से हैं, किस तरह से इसका आगाज़ किया जाता है, हुकूमत कितना सपोर्ट कर रही है, इस पर बिलाल डोगर हम बात कर रहे थे। तो जहाँ से हमारी गुफ्तगू का तसलसल उठा था, मैं चाहती हूँ वहीं से हम उसका आगाज़ करें ताकि वो लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो थोड़ा सा समझ पाएँ कि ये ऑनलाइन मार्केट चलती आखिर कैसे। अच्छा देखें, आप ऐसा करें कि जो ऑनलाइन बिज़नेस करने वाले बच्चे हैं ना, जो बड़ा कम मार्जिन लेके मार्केट के अंदर आके खेल रहे हैं, अब हम ये एतराज़ात प्रोग्राम में करते आए हैं, स्टूडेंट जहाँ से जा रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, 70 लाख लगा के जा रहे हैं, 20-40 लाख लगा के जा रहे हैं, बाहर पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ एडजस्ट होना चाहते हैं। तो मैं तो बेशतर प्रोग्राम कह चुका हूँ, फेडबी के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाएं। मेरे जहन में कोई आइडिया है ना, मैं वो आइडिया वहाँ डिस्प्ले करूँ, फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं, आप उनका विज़िट करवाएं, वहाँ से बहुत बड़े एक्सपोर्टर निकल सकते हैं। होगा क्या, वो अपना कमर्शियल एक्सपोर्टर के तौर पर आएंगे, कल अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे, इंडस्ट्रिस्ट बन जाएंगे। अब ये प्रॉब्लम इज़ दिस के उसके पास आइडिया है बच्चे के पास, लेकिन उसके पास जब वो बाहर आके मार्केट में आता है तो वहाँ पता लगता है टैक्स लग गया जी। अच्छा, वो मेटा से जितने भी उसने बाइंग करनी है, मेटा नहीं लगा रहा टैक्स आप लगा रहे हैं, उसको रिड्यूस करें। इंटरनेशनल फॉरेन ट्रांजैक्शन के ऊपर आप ट्रांजैक्शन के ऊपर लगाएं फॉरेन जितनी भी है। लेकिन आपको अगर लगता है पाकिस्तानियों ने हल नहीं निकाला होता, वो बाहर के यहाँ ऑनलाइन बैंकों के अकाउंट इजीली बन जाते हैं, आप उसमें पैसा रखाएं, फिर एडवांस ले लें वहाँ, तो फिर टैक्स नहीं। तो क्यों पाकिस्तान का पैसा चोरी खुद करवा रहे हैं? ये चोरी की विंडोज़ हैं जो ओपन की हुई हैं, इनको बंद करें, आप टैक्स रिलीव करें। एक बच्चा जो काम कर रहा है उसे कहें आप रजिस्टर्ड हो, वो रजिस्टर्ड हो, आप ये शर्त लगा दें चैम्बर्स का मेंबर बनना है, चैम्बर में नॉन फाइलर रजिस्टर नहीं हो सकता, तो वहाँ का वो मेंबर बन जाएगा, आपको पता चल जाएगा। उन बच्चों को आपने गाइड करना है या डीरेल करना है, वो बच्चे को गाइड ये करें कि आप उसको प्रॉपर एक दें कि ये तुम्हारा जॉनरा है, तुम इसके अंदर ये हम तुम्हें सहूलियात देने, आप इसको मजीद आगे एक्सपेंड करें। आप यहाँ 15 लाख का घर बना लें, वो घर बना के की करना, उसे पैसा दे, वो
मार्केट में जाए, कोई चीज़ खरीदे, बाय करे, उसे आगे लेके चले। बिल्कुल इसी तरह से एक तरफ हम ये बात का रोना रोते हैं कि हमारे यहाँ बेरोज़गारी बहुत आम हो गई है, दूसरी तरफ हमारे पास इतने ज़्यादा समझदार लोग हैं, बस उन्हें ट्रेन करने की ज़रूरत है, इस पर काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर फैसल साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम देखते हैं, जैसे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करी थी कि अब हम एक ब्रांड ओपन करते हैं, एक फॉर एग्जांपल है, तो हम सिर्फ उसे फैसलाबाद की हद तक रखेंगे, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं लेकर आ रहे। कहीं ना कहीं इनोवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमने पूरी दुनिया के साथ कम्पीट करना है। तो ये इनोवेशन क्यों नहीं आ रही, किस तरह से हम क्रिएटिव हो सकते हैं, जब अगर बिज़नेस के हवाले से बात करें, ऑनलाइन मार्केट के हवाले से बात करें? एक्चुअल मिस हुआ ये है कि हमने ना पिछले कोई 3-4 सालों से ना ब्रांड्स को इस्टेब्लिश ही नहीं किया। हमारे कस्टमर ने भी कुछ हमारा साथ नहीं दिया। ये समझ लेंगे जैसे एलवी है, गुची है, वो ड्रेसेस जो आए हैं वो उसको ही कस्टमर ने कहा कि जी मुझे ये सूट चाहिए, तो वो बजाय इसके कि वो जो ब्रांड वाला है वो बंदा अपना कोई क्रिएटिविटी करके तो वो कोई नए डिज़ाइंस मार्केट में लेके आए, कोई अपने आप को प्रमोट करे, कोई अपने आप इनोवेटिव बन के इनोवेशन लेके आए, उसको वहीं तक महदूद कर दिया गया कस्टमर ने भी कि ये मुझे एलवी वाला ही मुझे जो है ना सूट बना के दे दो। इस वजह से भी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई हैं। लेकिन अब अगर हम चाहते हैं कि हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है, हमने एक्सपोर्ट्स वाली साइड पे लेके जाना है, तो ये सारी R&D जो है ना हर इदारे के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर हर इदारे का होगा। मैं थोड़ी सी बात कर रहा था जब ब्रेक में कि मसूद टेक्सटाइल में मैं आज से 2 साल पहले गया, उनके रिसर्चर्स ने यहाँ तक डेवलपमेंट की हुई थी कि अगले 2 साल बाद कौन से कलर्स जो है ना वो हमारी आंखों को भाएंगे, अच्छे लगेंगे। तो वो इस तरह की R&D होगी ना तो मेरा ख्याल कि सारे इदारे जो है वो चलेंगे भी और एक्सपोर्ट भी करेंगे, और वो बल्कि दुनिया में जैसे हम उनकी नकल करते हैं वो हमारी नकल करेंगे। बिल्कुल। तो इसके लिए हमें R&D को प्रमोट करना चाहिए। हर इदारे का एक प्रॉपर ये इदारे में ये डिपार्टमेंट बनना चाहिए। बिल्कुल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बिलाल, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने डिफरेंट बिजनेस एक्सपो अटेंड की होंगी, हमारे स्टूडेंट्स भी देखे होंगे, नो डाउट टैलेंट की कमी नहीं है, आइडियाज़ भी हैं, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फिर भी हम उस तरह से आगे क्या आ पा रहे हैं? क्या जो हमारी पूरी मार्केट की एक ज़रूरत है या इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है उसे हम टारगेट कर पा रहे हैं? मेरे ख्याल में R&D है ही नहीं इंडस्ट्री में। मैं आपको बड़ी ऑनेस्टी कहता हूँ, मैं बहुत सारे इंडस्ट्रिस्टों को जानता हूँ जो आज कल न्यू आ रहे हैं, जैसे ये बात कर रहे हैं, यहाँ एक AI टेक्सटाइल अली रशीद भाई हैं, वो बात करते हैं। बाकी तो मैंने किसी के मुंह से R&D नहीं सुना। मैं NTU वाहिद यूनिवर्सिटी है जो इनको बना के चीज़ें दे रही है ये, और इंटरलूप वाहिद है जो उससे सबसे पहले अडॉप्ट कर लेता है। अब बेसिकली उन्होंने आइडिया बनाया ना, तो वो सेल करना है, यूनिवर्सिटी है, उन्हें अपने एक्सपेंडिचर्स पूरे करने हैं और वो यूज़ कर रहा है। एक बनाना फाइबर की हम बार बार मिसाल देते हैं, उससे आज ठठा के अंदर कुछ सैकड़ों मिलें लग गई हैं, और आज अमेरिका में सबसे ज़्यादा वो बनाना फाइबर। आप दुनिया को सिर्फ ये बताएं ना कि ये जो प्रोडक्ट बनाई है ना ये हमने बाय प्रोडक्ट्स से बनाई है, इसके अंदर 20% मिक्सचर है जो रिसाइकल्ड है, वो उसे महंगी खरीद रहे हैं। और मैं आपको अभी 2 हफ्ते पहले आने वाले लंदन में बता रहा हूँ, मैं खास ब्रांड्स पे जाकर देखा रिसाइकल्ड आइटम्स महंगी हैं और जो फ्रेश कॉटन से बनी है वो सस्ती हैं। तो रिसाइकल्ड की तरफ लोग जा रहे हैं और वो हर चीज़ जो रिसाइकल है उसको पे कर रहे हैं, दूसरे को पे नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि आपको उधर, और आपको ये सुन के हैरानगी होगी, जो इस वक्त वाइस चांसलर कमालिया यूनिवर्सिटी हैं डॉक्टर यासर नवाब, जिनका असल बेसिकली ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि सबसे ज़्यादा रिसाइकल्ड के अंदर उन्होंने काम किया है, वो कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे टॉप पे हम जा रहे हैं रिसाइकलिंग में। सस्टेनेबिलिटी पे काम होना बहुत ज़रूरी है। सस्टेनेबिलिटी के अंदर वो कह रहे हैं हम सबसे टॉप पे हैं दुनिया में इस वक्त, अच्छे प्रोडक्ट्स के अंदर हम अच्छे हैं। ज़रूरत इस अमर की है, इंडस्ट्री को इसे अडॉप्ट करना होगा, इसे जल्द अडॉप्ट करें, अपने आप को उसके मुताबिक ढालें। 2030 के बाद यूरोप ने बैन लगा दिया कि हम कोई भी सस्टेनेबल जो चीज़ नहीं होगी उसे इस्तेमाल ही नहीं करें, उसे बाय ही नहीं करेंगे, तो आपकी एक्सपोर्ट तो गिर जाएगी सारी। आपको GSP प्लस स्टेटस भी वहीं से मिला है। तो आपके पास ये बहुत अच्छा एक चीज़ है कि आपके पास ऐसे माइंड्स हैं डॉक्टर यासर नवाब जैसे, जो कि इस मार्केट को, इस मंडी को इतनी अच्छे अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं। और वो बनाना फाइबर जो सिर्फ यहाँ नहीं, यूरोप में, अमेरिका, दीगर कंट्रीज़ के अंदर वो आइडिया सेल हुआ है NTU का। तो अगर वो एक आइडिया, उसके बाद सीसल फाइबर है, उसके बाद वो भंग से जो फाइबर बना है, उसके बाद आप ये देखें कि छल्ली कॉर्न के वो जो उधर से बन गया है। अब वो एक काम कर रहे हैं जो मैं आपको एक्सक्लूसिवली बताता हूँ, मुर्गी के जो पर है ना, जो उसकी खाल उतार ली जाती है, उसके परों से फाइबर निकाला जा रहा है। ये देखिए, ये है टेक्नोलॉजी।
इस टेक्नोलॉजी यहाँ तक चलेंगे कि कोई भी चीज़ ज़ाया ना जाए। अच्छा, जो किसान रोता था ना मेरी छल्ली सही नहीं बिकती, उसका कवर भी बिकेगा, उसे पैसे आ जाएंगे। जो किसान गन्ने पर रोता था उसे दूसरी जगह से आ रहे हैं। अब अल्टरनेट जो आप इसी की तो वैल्यू एडिशन कहते हैं, इसे बिल्कुल, बाय कहते हैं प्रोडक्ट्स पे काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैल्यू एडिशन और ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप कोई भी ब्रांड बनाना चाह रहे हैं या बिज़नेस की दुनिया में आना चाह रहे हैं तो यूनिक आइडिया पे काम करें। कॉपी पेस्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा मुतासिर कर रहा है हमारी इंडस्ट्री को। फर्दर भी हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से बात करेंगे, दुनिया किस रुख जा रही है, हमें किस तरह से उन क्राइसिस या चैलेंजेस को देखते हुए सीखने की ज़रूरत है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे साथ में। वेलकम बैक। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से हम बात कर रहे थे और इसके साथ साथ ऑनलाइन बिज़नेस के कॉन्सेप्ट को भी समझ रहे थे ताकि आप जो लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं उनके लिए आसानी हो। यहाँ पर फैसल मियादाद, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम यॉन मार्केट को देखें, करंटली सिनेरियो भी हमने समझा कि इस वक्त इंडस्ट्री कहाँ पर खड़ी है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा मुस्तकबिल के हवाले से बात करें, इसे एम्पावर करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए कौन कौन से इकदाम ज़रूरी हैं? मिस ये जैसे एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे राना सिकंदर हयात साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है कि टेक्नोलॉजी वाली साइड पे, मैट्रिक पहले आर्ट्स एंड साइंस ही होता था, अब वो टेक्नोलॉजी वाली साइड पे लेके गए। इसी तरीके से हमारा जो यंग ब्लड जो ऑनलाइन बिज़नेस में आना चाहता है या किसी भी बिज़नेस में आना चाहता है ना, उसको अच्छे तरीके से एजुकेट स्टार्ट से लेके चले हम उसको स्टार्ट से लेके चलेंगे। ई कॉमर्स जिसे कहते हैं, उसको वो क्लास अब ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में ई कॉमर्स का एक प्रॉपर सब्जेक्ट्स बन गए हुए हैं, लेकिन उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके साथ उसको साथ लेके चलें बच्चों को, ताकि वो अभी से हम 3-4 साल बाद जो बच्चे ने बिजनेस में आना है, ऑनलाइन को करना है, तो वो जब ट्रेन होगा ना, उसको आने से पहले पता होगा कि मैंने कैसे कैसे करना। अपने आइडिया, कोई भी उसके पास आइडिया भी है ना, उसको भी वो उसी तरीके से यूज़ कर सकेगा। मेरे ख्याल के मुताबिक गवर्नमेंट लेवल पे ये काम हो रहा है। ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ये फ्लड ने कर दिया। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अगर हो जाएं तो ऑनलाइन का बिज़नेस भी प्रमोट होगा। मेरे ख्याल के मुताबिक आने वाले दिनों में, अगले 2-3 सालों में, जैसे आप लोग कहती हैं कि मैं ऑनलाइन परचेज़ करती हूँ, अब टाइम नहीं होता जाने के लिए, ठीक है ना। इसी तरीके से जो अभी भी हम 25% सिर्फ ऑनलाइन पे गए हैं या 20% ऑनलाइन पे गए हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता 80% ऑनलाइन पे परचेज़ जानी है। बिल्कुल। तो बहुत बड़ा इसमें वैक्यूम है, इसमें बहुत बड़ी जगह है कि हम ऑनलाइन बिज़नेस को आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर लें, और ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हम जो है ना इसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम जो है ना अपने बच्चों को स्कूल लेवल से ही ऑनलाइन वाली साइड पे उनको ट्रेन करें, उनको आईटी की साइड पे लेके जाएं। जो उनके पास आइडियाज़ हैं वो उनको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से बिज़नेस के हवाले से बात करें तो ये वो चीज़ है कि अगर हम जिसे जितना जल्दी सीख लें वो उतना ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होता है। और कुछ फैमिली बिजनेसेस होते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को या बच्चों को आइडिया होता है कि बिज़नेस को किस तरह से ग्रो करना है, लेकिन जो ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका बिज़नेस से कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, तो जब वो बिज़नेस के हवाले से सोचना चाहते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिलाल, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम यॉन सेक्टर के हवाले से बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, मौजूदा सिनेरियो के हवाले से बात करें, तो मुस्तकबिल में अगर हम इस इंडस्ट्री को रोशन देखना चाहते हैं तो क्या क्या इक़दाम हों? अगर अभी बात करें बिजली महंगी है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो इन चीज़ों को किस तरह से कंट्रोल किया जाए? अच्छा, ये 10-15 साल की एक पॉलिसी चाहिए जिसको हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था, ताकि पता हो कि इलेक्ट्रिसिटी का रेट क्या है, गैस का क्या रहना है, और आप प्रायोरिटी दें अपनी इंडस्ट्री को आप ओन करते हैं। अच्छा, होगा क्या, गवर्नमेंट्स बदलें जो भी है, इनको इसी रेट पर डॉलर सब कुछ मिलेगा, उससे डेफिनेटली ये इम्पैक्ट क्रिएट होगा कि आप अपने बाहर से खुल के खेल सकेंगे। अभी मतलब फॉर एग्जांपल फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर अभी जनवरी के अंदर बहुत बड़ी एक्सपो होती है, दुनिया टेक्सटाइल की सबसे बड़ी एक्सपो है, होम टेक्सटाइल, जिसके अंदर बेडवेयर, टॉवल, इनके ऑर्डर्स पूरे साल के मिलते हैं। पाकिस्तान वहाँ मरकज़ निगाह होता है, लेकिन मसला क्या है कि आपके जो एक्सपोर्टर हैं वो कैलकुलेटर लेके बैठे होते हैं, वो अपना कैलकुलेशन करके देते हैं, कैलकुलेशन देते हैं कि इतने बिजली में, इतनी में हम आपको इतने का टॉवल इतने की देंगे। अभी पाकिस्तान वापस नहीं आया तो बिजली फिर महंगी हो जाती, या कोई ये जो छोटे मिनी बजट्स हैं ना, ये डिस्टर्ब होते हैं। बजट होता है, अगर आप सालाना बजट दे चुके हैं तो फिर उसे आप एटलीस्ट इंडस्ट्री के लिए 12 महीने तक जो है रिस्ट्रेन करें, उसके ऊपर रुकें और उसके ऊपर कॉन्स्टेंट रहें। ये ना करें कि हर 15 दिन बाद एक मिनी बजट आएगा, पेट्रोलियम मसनूआत बदल के देखें, पेट्रोलियम मसनूआत भी पड़नी है क्योंकि आपकी एयर चार्जेस भी होते हैं, आपके फ्रेट चार्जेस भी होते हैं।
अब फ्रेट चार्ज जो कंटेनर यहाँ से कराची जाना है वो ऑयल तो अंदर डलना है, अब वो जो ऑयल है वो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे भी आ जाता है, फिर ऐसी हर चीज़ जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होती एडिशन हो जाता है। अब आपने 37,000 से तनख्वाह 40,000 कर दी, वो उसके ऊपर बहुत सारी फैक्ट्रियों का जैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं मजदूर, वो देते हैं तो कोई लेने को तैयार नहीं है, फैक्ट्री मालकान भी को बहुत सारी ज्यादतियाँ करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो यूनानिमसली हल होनी चाहिए, लेकिन उस तरफ रुख करने के बजाय सिर्फ महज एक खौफ डर का माहौल बनाया जाता है कि फैक्ट्रियों में छापे मारे जा रहे हैं कस्टम की तरफ से। वो बड़ा जो इस वक्त आए थे यहाँ कलेक्टर कस्टम पंजाब और केपी के, उनके सामने बाकायदा ओपन हार्डली तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि हम दहशतगर्द हैं, हम मंशियात फरोश हैं, हमारी फैक्ट्रियों के अंदर 6-6 घंटे में यरगमाल बनाया जाता है। अब कस्टम हुकाम कहते हैं ऐसे नहीं है, बेसिकली आपने एक्सपोर्ट करनी है 10 शर्ट्स, आपने 15 शर्ट्स का क्यों इंपोर्ट किया माल, ये है असल रीज़न। वो कहते हैं कि अगर मैंने 10 शर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे 15 शर्ट्स का माल खरीदने की इजाज़त किसने दी? आप चेक लगाएं, आप लगाएं उस पर चेक है, मैं 10 शर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकता। आपने खुद ही चोरी की विंडो ऐड की, जब मैं ले लेता हूँ फिर आप ही छापा मार देते हैं, आप खुद ही चोरी करवा रहे हैं, खुद ही छापे मार रहे हैं। फिर क्या हो रहा, दिहाड़ियाँ लग रही हैं, पहले चक्कर की कि वापस जाने के पैसे, फिर डील के पैसे और फिर डील डन के पैसे, यानी कि करप्शन खुल्लम खुला हो रही है, जो कि पीएम बारहा कह जी, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, इट्स नॉट एनी लाई। ये खुद एफबीआर के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। बिल्कुल, ये तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं और जब भी मैं बार बार ये बात करती हूँ कि जब भी टैक्स पॉलिसीज़ लाई जाती हैं तब भी ये तहफ़्फ़ुज़ात आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो गैप है ये हमारी इंडस्ट्री को मुतासिर कर रहा है। फैसल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम यौन सेक्टर के हवाले से बात करें तो पूरी दुनिया में अभी पाकिस्तान के कॉम्पिटिटर्स कौन हैं और किस तरह से हम उनके साथ जिसे कहते हैं कम्पीट कर सकते हैं? अभी तो हम कंपेटर हम खुद अपने बना रहे हैं, जैसे उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान से हम वो अब कॉटन यान के ऊपर तो खैर जो है वो उन्होंने सेल टैक्स लगा दिया है जो ईएफएस में आ रहा था। अब जो है वो पीसी यान और पीवी यान पे वो अभी तक वो सेल टैक्स नहीं अप्लाई किया, जिसकी वजह से वो ये हो रहा है कि जो एक्सपोर्ट हमारी वो हो तो बेहतर रही है, लेकिन उससे दूसरी तरफ ये हो रहा है कि लोकल इंडस्ट्री जो है वो बंद होती जा रही है। वो स्पिनिंग जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई। स्पिनिंग ख़ास तौर पे आप यकीन करें इतनी ज़्यादा स्पिनिंग वो डिस्टर्ब हुई है, कई बड़े बड़े यूनिट, सिक यूनिट हो गए हैं, बहुत बड़े यूनिट थे मुल्तान के, बहुत बड़े यूनिट्स कई जो है ना वो बंद हो गए इस वजह से कि वो ईएफएस में जो है ना वो विदाउट सेल टैक्स इंपोर्ट कर रहे हैं। और इंपोर्ट जो इन्होंने बात की है कि वो 10 शर्ट्स वाले 15 शर्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, मेरी कंजम्पशन है जी 1000 बैग्स मुझे चाहिए, वो इंपोर्ट कर रहा है 2000, 1000 अपने इस्तेमाल कर लिए, 1000 बाहर बेच रहा और अच्छे वाले प्रॉफिट के साथ बेच रहा है, क्योंकि उसके ऊपर सेल टैक्स नहीं वो बेच रहा है। और उससे क्या हो रहा है कि वो लोकल इंडस्ट्री वो डिस्टर्ब होती जा रही है। ये हम ये जो सेल टैक्स ये गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि पीसी यान पे और पीवी यान पे भी सेल टैक्स इंपोर्ट के ऊपर वो इम्पोज होना चाहिए, वरना ये लोकल इंडस्ट्री डिस्टर्ब बिल्कुल इसी तरह से ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आनी चाहिए कि यहाँ के जो लोकल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट हो सके। यॉन इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, इसकी बहाली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया फैसल मियांदाद साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया सरदार मोहम्मद बिलाल डोगर साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से हम बात की और ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से बात की। कहीं ना कहीं एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो है इनोवेशन, क्रिएटिविटी। जितना हो सके इन चीज़ों पे पॉइंट पे काम करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन साबित होंगी। इसी के साथ यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब बात करते हैं सेहत के हवाले से, और सेहत के मैदान में एक ऐसा इदारा है जो कई सालों से अपनी सर्विसेज जो है वो लोगों तक पहुंचा रहा है। इंटरनेशनल शिफा इंटरनेशनल के हवाले से भी हम बात करेंगे प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ बर्थडे जो है वो बहुत ख़ास दिन होता है, आपकी सालगिरह का दिन स्पेशल होता है। इसे जितना ज़्यादा हो सके अपनों के साथ सेलिब्रेट करें और इस दिन ये अहद करें कि अपने साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करेंगे। आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि आज हमारे टीममेट मोहसिन जो हैं वो अपनी सालगिरह मना रहे हैं। मोहसिन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मुजरिम कौन के प्रोड्यूसर भी हैं, तो एक कोऑपरेटिव इंसान है, हार्ड वर्किंग में इनका नाम अपनी मिसाल आप है। तो सबसे पहले देखते हैं मोहसिन के हवाले से, सालगिरह के हवाले से ये क्लिप।
मोहसिन मिर्ज़ा को मेरी तरफ से और सिटी 41 की पूरी टीम की जानिब से बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। आप इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें और आपकी ज़िंदगी का हर दिन इसी तरह से खुशियों से भरपूर हो। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ हस्पताल के हवाले से। अगर फैसलाबाद के हवाले से बात करें, एक बड़ा शहर है और यहाँ पर अगर सेहत के मिसाल के हवाले से बात करें बेशुमार हैं, लेकिन एक हस्पताल ऐसा भी है जहाँ पर तालीम याफ्ता डॉक्टर्स है, जदीद टेक्नोलॉजी है। मैं बात कर रही हूँ शिफा इंटरनेशनल के हवाले से। ये वो वाहिद इदारा है जो कई सालों से यहाँ के लोगों को सेहत की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अपनी मिसाल आप है और एक मुनफरिद नाम रखता है। शिफा इंटरनेशनल का मोटिव क्या है, किस तरह से ये मरीज़ों को फर्दर भी फैसिलिटेट करेगा, फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फैसलाबाद के एक बड़े नाम डॉक्टर राना इमरान साहब ने। आप डायरेक्टर ऑपरेशन हैं शिफा इंटरनेशनल हस्पताल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन जी। थैंक यू, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए और हमारे शहर के लिए। शिफा इंटरनेशनल तो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा बताइएगा कि जब ये हस्पताल बना इसके विजन क्या थे, मोटिव्स क्या थे और किस तरह से इस मोटिव को साथ साथ लेकर चला जा रहा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और शिफा फैसलाबाद में तो अबाउट 2011 से काम कर रहा है, बट ये इस्लामाबाद से स्टार्ट हुआ था 1987 में। इट वाज अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स जो कि अमेरिका में ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो इस जज्बे के साथ कि पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम में कोई उन्होंने कंट्रीब्यूट करना है बिल्कुल। और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो वो अमेरिका से छोड़ के तो उन्होंने इस्लामाबाद में आके इसको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की बुनियाद रखी। और विजन यही था कि हम रीजन में एक लीड करें हेल्थ केयर इंडस्ट्री को बाय प्रोवाइडिंग द क्वालिटी केयर सर्विसेज टू द पेशेंट। तो बस उसी मंसूबे की तोसी जो है वो फैसलाबाद में देखने में आई जब 2011 में सिंस वन ऑफ आवर डायरेक्टर्स जी वो फैसलाबाद से बिलोंग करते थे, डॉक्टर ज़हीर साहब, तो ही वांटेड टू डू समथिंग फॉर द सिटी एज़ वेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2011 से फैसलाबाद में जो है वो क्वालिटी केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से शिफा हस्पताल के हवाले से बात करें, शिफा इंटरनेशनल के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि कौन कौन से शोबाजात हम हस्पताल में देख रहे हैं, किस तरह से मरीज़ों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। हमारे पास डिपार्टमेंट्स तो ऑलमोस्ट सारे ही हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स को छोड़ के। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिसन और उसकी जो मेजर स्पेशलिटीज़ सारी हैं, सर्जरी और उसकी स्पेशलिटीज़ सारी हैं। अब जो है वो थोड़ा सा सुपर स्पेशलिस्ट की तरफ काम चला गया है। पहले लोग जो हैं वो इंटरनल मेडिसिन या मेडिकल स्पेशलिस्ट से काम चला लेते थे, अब जो है लोग पल्मोनोलॉजिस्ट को देखते हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को देखते हैं डायबिटीज़ के लिए, इसी तरह से ब्लड का अगर को तो हेमाटोलॉजिस्ट को देखते हैं। तो अब इन सारी जो सब स्पेशलिटीज़ हैं उनके डॉक्टर्स हमारे पास हैं यहाँ पे। और सर्जरी में भी इसी तरह से है। कुछ ऐसे स्पेशलिटीज़ हैं जो हम अपने नए प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे कैंसर है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए एक स्पेशल प्रोटोकॉल होता है। हर हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, उसकी मेडिसिन की डिस्पेंसिंग, एक वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट और सेफ एनवायरनमेंट जहाँ पे वो मेडिकेशन लगे, और कैंसर की मेडिसिन लगाने के लिए ट्रेंड नर्सेज होती हैं। तो उसके लिए इंशाल्लाह ताला हमने नए हॉस्पिटल में उसका अरेंजमेंट किया। बिल्कुल। और फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में कैंसर के हवाले से ऐसा कोई हॉस्पिटल एटलीस्ट मैं नहीं देखती, क्योंकि मेरे फैमिली में कुछ लोग थे, उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो इस शहर के शहरियों की ज़रूरत है कि कैंसर के हवाले से भी यहाँ पर इकदाम किए जाए। यहाँ पर डॉक्टर राना इमरान साहब ये भी बताइएगा कि हम डिफरेंट अस्पतालों के हवाले से बात करते हैं, हम देखते हैं कि कहीं पर पेशेंट्स को अटेंड नहीं सही से किया जाता, कहीं पर डॉक्टर्स का बिहेवियर नहीं अच्छा होता। तो शिफा इंटरनेशनल इस चीज़ को किस तरह से मेक श्योर करता है? मैं देखती हूँ कि बहुत अच्छा अमला वहाँ पर मौजूद है, पेशेंट्स को बहुत अच्छे से इंटरटेन किया जाता है, तो किस तरह से ये चीज़ें मेक श्योर की जाती हैं? एक तो मैं जनरली आपको बताऊं कि मेरा नहीं ख्याल कोई भी इंसान इंटेंशनली किसी को भी हार्म करता है, जानबूझ के कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। कई बार ये होता है कि चूँकि हमारे यहाँ हेल्थ एजुकेशन कम है, और दूसरा जो सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, कि शायद हम कभी पेशेंट या उसकी फैमिली के साथ उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये सारा क्योस जो है वो क्रिएट होता है। शिफा में एक तो ये है कि हमने जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है, ये बाकी जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ होता है, उसकी जो इंटरनेशनल एक रिक्वायरमेंट होती है, इंटरनेशनली जो एक डिक्लेयर्ड परसेंटेज है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हर जो 4 बेड हैं उनके लिए एक डेडिकेटेड नर्स होनी चाहिए।
तो एक तो ये है कि हम इस चीज़ को अकाउंट फॉर करते हैं। फिर ये जो रेशो है ये आईसीयू में 1:1 हो जाती है। ठीक है। अगर रेंट पे पेशेंट हो तो उसी हिसाब से हम हमारी जो है ना वो स्टाफिंग हुई होती है। सेकेंडली ये होता है कि पेशेंट को अपने स्टाफ को फ्लोर पे भेजने से पहले ऐसा स्टाफ जो पेशेंट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, उनको फ्लोर पे भेजने से पहले हम जो है वो मेक श्योर करते हैं कि उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। शिफा की पॉलिसीज़ के ऊपर उनको उनकी ओरिएंटेशन करवाई जाती है। वी मेक श्योर कि उन्होंने वो सारे प्रोसेसेस जो हैं वो कंट्रोल्स लर्न कर लिए हैं, फिर उनको उसके बाद फ्लोर के ऊपर भेजा जाता है। फिर वीकली ट्रेनिंग्स होती हैं सारे स्टाफ की, उसमें कम्युनिकेशन है, कस्टमर सर्विसेज हैं, सर्विस एक्सीलेंस है, और उसके बाद डिपार्टमेंटल उनकी ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं। तो एक कंटिन्यूस लर्निंग का एक सिस्टम है जिसके अंदर हमारा स्टाफ जो है उसको छोड़ दिया जाता है और इंशाल्लाह ताला सिस्टम जो है वो खुद टीच कर रहा होता है। फिर मेंटोरिंग भी हो रही होती है। दैट्स रियली अमेजिंग। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आप अपने स्टाफ की मेंटोरिंग भी कर रहे हैं। ट्रेनिंग सर्विसेज जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये नहीं है कि कहीं पर शायद कमी रह गई है, लेकिन ये है कि जदीद प्रोटोकॉल और ये सारे तकाजे पूरे होने चाहिए। सो दैट्स अ गुड इनिशिएटिव आप लोगों की तरफ से। ये भी बताइएगा कि आजकल के दौर के हवाले से हम अगर पूरी दुनिया को देखें, हम बात करते हैं कि बहुत निज़ाम में जिद्दत आ गई है, एजुकेशन में जिद्दत आ गई है, हेल्थ सेक्टर में जिद्दत आ गई है। तो इस चीज़ को शिफा इंटरनेशनल किस तरह से मेक श्योर कर रहा है? जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से किस तरह से काम किया जा रहा है? रिसर्च के हवाले से किस तरह से आप लोग लेकर चल रहे हैं? क्योंकि माशाल्लाह आपने स्टार्टिंग में बताया कि इंटरनेशनली अमेरिका से एक टीम थी जिन्होंने ये विजन के तहत ये इदारा बनाया। तो इस चीज़ को किस तरह से आप लोग लेकर चल रहे हैं? देखिए, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, देखिए इक्विपमेंट भी आप परचेज़ कर लेते हैं, स्टाफ भी आपके पास होता है। फिर ये होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि इस काम को हमने करना कैसे है। उसके लिए शिफा जो है हमारी जो है वो रजिस्ट्रेशंस हैं, एक्रेडिशंस हैं फ्रॉम जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, जो सबसे बड़ा इदारा है दुनिया का जिसमें हॉस्पिटल की सर्टिफिकेशंस होती हैं। तो शिफा जो है अल्हम्दुलिल्लाह 3 कंसेक्टिव जो है वो सर्टिफिकेशंस उसकी हम ऑडिट में क्लियर कर चुके हैं, और अभी पिछले 9 साल से शिफा जो है वो जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल से सर्टिफाइड है। जब जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल की बात करते हैं तो उसमें फिर हर प्रोसेस को, हर फ्लोर को, हर जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका वो एक जो डिलीवरी का, सर्विस डिलीवरी का एक मेथड है वो डिफाइंड होता है। तो आपने उन्हीं के डिफाइंड इंटरनेशनल हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक ही आपने डिलीवर करना होता है। सेकेंडली ये है कि फिर जो चीज़ें वहाँ पे लेट्स से कि लैब कवर नहीं हो रही होती तो हम लैब की अलग से सर्टिफिकेशंस करवाते हैं। लाइक फैसलाबाद में जो हमारी लैब है वो बायरेड अमेरिका से सर्टिफाइड है कि, और उसकी एवरी ईयर हमें रिन्यूअल करनी पड़ती है। उसमें ये होता है कि वो वहाँ से हमें सैम्पल्स भिजवाते हैं और हम अपनी मशीन्स के ऊपर उन सैम्पल्स को रन करते हैं, और मशीन से जो जनरेटेड उनके रिजल्ट्स होते हैं, ऑफिशियल जो रिसीप्ट्स होती हैं, वो उनको शेयर किया जाता है बायरेड अमेरिका के साथ। वो फिर उनको एनालिसिस करते हैं जो उनकी हाईएस्ट स्टैंडर्ड मशीन्स होती हैं उनके ऊपर, और देखते हैं कि जो मीन एक रिजल्ट्स हैं उनसे कितना आप डेविएट कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑलवेज बिन राइट ऑन द टारगेट, और हमारी जो हर साल बायरेड से सर्टिफिकेशंस हो रही हैं। मकसद सिर्फ ये है कि जो पेशेंट एक आपके पास आता है, हेल्थ केयर बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब आपको 40-50 करोड़ रुपए की MRI मशीन परचेज़ करनी पड़ेगी। तो अब जो बंदा आपके पास आके पैसे स्पेंड कर रहा है, आपको इंश्योर करना है कि वो जो आप सर्विसेज दे रहे हैं वो अप टू द स्टैंडर्ड्स हों। बिल्कुल अप टू द मार्क है। एग्जैक्टली आप कोई सर्विस किसी को दें और जो है वो 2 महीने बाद वो बेचारा किसी और जगह से करवाए और रिजल्ट्स डिफरेंट हो, तो वेस्टेज ऑफ मनी भी है, वेस्टेज ऑफ टाइम भी है, एंग्जाइटी जिससे डिप्रेशन से बंदा गुजर रहा होता है। तो वी मेक श्योर कि हमारा जो मकसद है वो क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना है और सेफ़ केयर है टू पेशेंट्स, कि जो पेशेंट को हम केयर प्रोवाइड करें दैट केयर शुड बी सेफ़। बिल्कुल, और पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान ट्रस्ट का रिश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और एक विज़न के तहत और सोसाइटी की बेहतरी के लिए शिफा इंटरनेशनल का क़याम हुआ, और कई अरसे से, कई सालों से हम देख रहे हैं कि शिफा इंटरनेशनल जो है वो स्टैंडर्ड्स को भी मीट कर रहा है, रिक्वायरमेंट्स को भी मीट कर रहा है। तो इट्स अ गुड कि हमारी सोसाइटी में ऐसे अस्पतालों की ज़रूरत है। ये भी बताइएगा कि डॉक्टर साहब, अगर हम यहाँ पर पेशेंट्स और डॉक्टर के रिश्ते को थोड़ा सा डिस्कस करें, एतमाद का रिश्ता होता है, आपस में डिस्कशन का रिश्ता होता है, तो ये जो दोनों को एक ब्रिज के दौरान जोड़ा जाता है, इस चीज़ को किस तरह से मेक श्योर किया जाता है? देखिए, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है विद द पेशेंट्स। अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ आप समझे कि सोशल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं।
यूजुअली तो अगर आप इंटरनेशनली या एथिकली देखा जाए हेल्थ केयर एथिक्स के हवाले से, मेडिकल एथिक्स के, कि आपने पेशेंट की डिज़ीज़ के हवाले से पेशेंट से ही बात करनी होती है। और लेकिन हमारे यहाँ पे चूँकि रिलेटिव्स और फैमिली सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो कम्युनिकेशन जो है वो पेशेंट और उनकी फैमिलीज़ के दरमियान जो है वो स्प्लिट हो जाती है। सही। अदरवाइज़ देखिए शिफा का ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वो यही है कि आपने पेशेंट या उनकी फैमिली जो भी एक डेजिग्नेटेड बंदा हो, आपने पेशेंट हैज़ द पावर टू डिसाइड कि जी मुझे क्या ट्रीटमेंट लेनी है, क्या नहीं लेनी, और उसके जो डिसीजंस हैं वो डॉक्टर खुद नहीं कर रहे हों। डॉक्टर का काम है कि उनको एक्सप्लेन कर दें सिचुएशन और ऑप्शंस बता दें कि ये आपके पास ऑप्शंस हैं, लेट द पीपल डिसाइड। इस पे डेफिनेटली अगर मैं ये कहूँ कि एक आइडियल माहौल है तो वो तो डेफिनेटली नहीं होता, लेकिन ड्यूरिंग जो हमारे मॉर्निंग राउंड्स होते हैं या फिर हम मॉर्निंग और इवनिंग हमारे जो ऑपरेशनल साइड के राउंड्स होते हैं, वो मेक श्योर कि हम पेशेंट की बात सुनें, उनसे पूछें, उनके कंसर्न्स को नोट करें, और वो डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन 3-4 राउंड्स हो रहे होते हैं पेशेंट के पास। तो समटाइम्स पेशेंट या उनकी फैमिली दे गेट अनॉयड एज वेल कि आप बार बार आके हमसे पूछते हैं। तो अब ये है कि आई बिलीव कि जब एक सिस्टम में रिफॉर्म आना शुरू हो जाता है और दूसरे हॉस्पिटल भी इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हैं तो इंशाल्लाह मेडिकल एथिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेजॉरिटी ऑफ दी फील्ड के हवाले से हम बात करें, या अगर मैं अगर किसी को अटेंड करने जा रही हूँ तो शायद मुझे नहीं पता होगा कि मेडिकल एथिक्स क्या है, जो पेशेंट है उससे नहीं पता होगा। ये एक हस्पताल को चाहिए कि ये चीज़ें मेक श्योर करें, और शिफा इंटरनेशनल इस पर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ये क्रेडिट आप लोगों को जाता है कि आप इस शहर के लोगों को समझ रहे हैं, इस शहर के लोगों की ज़रूरियात को देख रहे हैं, और ऐसी अप टू द मार्क सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि शहर की ज़रूरत भी है। ये भी बताइएगा कि अगर हम देख रहे हैं शिफा इंटरनेशनल के तनाज़ुर के हवाले से पेशेंट्स को किस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है, फ्यूचर गोल्स शिफा इंटरनेशनल के क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के हवाले से हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। सेहत जो है वो किसी भी शहरी का एक अहम हक होता है, लेकिन हम देखते हैं कि कभी कभार ये हक जो है उस तरह से पूरा नहीं किया जाता। तो ऐसे में हमें ज़रूरत होती है एक ऐसे इदारे की जहाँ पर मरीज़ों को बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, जहाँ पर जदीद टेक्नोलॉजी भी है, जहाँ पर मेडिकल एथिक्स को समझा जा रहा है। तो शिफा इंटरनेशनल का नाम जो है उसमें सर फहरिस्त भी आता है। पेशेंट्स अक्सर ये कहते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, अटेंड बहुत अच्छे से किया जाता है। तो फैसलाबाद की बड़ी खुशकिस्मती है कि ऐसा इदारा यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, अगर पेशेंट्स के फैसिलिटेशन के हवाले से बात करें तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा इदारा हो जहाँ पर पेशेंट्स का इलाज ऐसे हो कि आला तरबियत याफ्ता डॉक्टर हों, जदीद टेक्नोलॉजी हो, और मरीज़ों को मेक श्योर किया जाए कि टाइमली इंटरटेन किया जा रहा है। शिफा इंटरनेशनल इसे किस तरह से मैनेज करता है? रोज़ाना कितने पेशेंट्स आते हैं? हमारे पास अबाउट 150 के करीब पेशेंट्स होते हैं जो आउटडोर बेसिस के ऊपर होते हैं, और उसमें तकरीबन सभी स्पेशलिटीज़ के लोग होते हैं। फिर हम एमरजेंसी केयर भी प्रोवाइड करते हैं, तो एमरजेंसी के थ्रू भी पेशेंट्स जो है वो देन डायलिसिस जो है वो हमारा एक डेडिकेटेड सर्विसेज हैं फॉर द कम्युनिटीज़। तो डायलिसिस में जो हमारे रेगुलर पेशेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं और कुछ फायर्ड भी होते रहते हैं। तो अब हमने अभी एक नया जो है वो एक एडिशन किया है इन आवर सर्विसेज, दैट इज़ द एजुकेशन ऑफ द फैमिलीज़। पेशेंट की फैमिलीज़ को एजुकेट किया जाता है। उनको डायलिसिस के पेशेंट को हमने स्टार्ट किया है कि वी होल्ड अ सेशन विद देम। हम उनको बताते हैं कि ड्यूरिंग डायलिसिस आपने किन चीज़ों, कौन सी मेजर्स को अडॉप्ट करना है। बिल्कुल। समटाइम्स ऐसे होता है कि हम अपने प्यार में और खलूस में अपने जो पेशेंट्स हैं उनके साथ, चूँकि फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो हम मास्क नहीं पहनते, ग्लव्स और उस तरह से, जो उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर और हॉस्पिटल स्टे इवन एट होम। तो उनको एजुकेट करना। फिर हमारे जो डॉक्टर हैं उन्होंने अभी एक, उनका जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उनका एक ओपिनियन होता है पेशेंट्स के घर वालों के लिए कि हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर पेशेंट्स एट होम। घर पे उनका कैसे ख्याल रखना है और कौन सी चीज़ों का उनको नॉलेज होना चाहिए। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो कंपैशनेट
ग्राउंड्स के ऊपर जो है हमने स्टार्ट की हुई है। बिल्कुल, कम्युनिटी एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम इस चीज़ के लाइक सोसाइटी में देख रहे थे कि पेशेंट्स को हम हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से इंटेन कर लेते हैं, लेकिन जब पेशेंट घर पे जाता है, हाउ टू केयर एट दी होम, ये चीज़ें वाकई मिसिंग थी। इट्स अ गुड इनिशिएटिव। अगर हम एक एक पहलू पे बात करें शिफा इंटरनेशनल के, तो कम्युनिटी की ज़रूरियात को समझ रहा है और कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहा है कि हम चाह क्या रहे हैं, पेशेंट्स को किस तरह से रिकवरी की तरफ लेकर आना चाहिए। इट्स अ गुड इनिशिएटिव। थोड़ा सा फ्यूचर गोल्स के हवाले से भी बताइएगा कि अभी हम गुफ्तगू के दौरान बताया कि शिफा इंटरनेशनल थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट को एक्सपैंड कर रहा है। यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू हॉस्पिटल इन फैसलाबाद। उस हॉस्पिटल के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, एक तो मैं आपको बताऊँ कि फैसलाबाद की जो सिलेक्शन है, दिस इज़ प्योरली नॉट फॉर बिजनेस पर्पसेस, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बड़े शहर है, लाहौर है, तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फैसलाबाद में चूँकि मैंने बताया कि वन ऑफ आवर डायरेक्टर्स, उनका ये शहर था, अल्लाह पाक उनको रिक रहमत फरमाए, इज़ नो मोर विद अस। तो उनके लिए फिर जो एक जर्नी स्टार्ट हुआ, अब फिर एक जो कनेक्शन फैसलाबाद के साथ शिफा का डेवलप हुआ है, तो उसी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला इन जनवरी। और इट्स मच बिगर प्रोजेक्ट जी, जहाँ पे स्पेशलिटीज़ भी बहुत सारी ऐड होंगी, और इट्स इन अ लॉन्ग टर्म इट्स काइंड ऑफ लाइक 500 बेडेड हॉस्पिटल इंशाल्लाह। तो अभी ये है कि इमरजेंसी केयर और उसके लिए स्टाफिंग और कुछ हमारे पास डॉक्टर्स जो हैं वो ब्रॉड से आ रहे हैं, वहाँ पे ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह इन जनवरी। तो हम अपने स्टाफ को ऑन बोर्ड कर रहे हैं अर्ली, जस्ट टू टीच दैम कि शिफा के प्रोटोकॉल्स क्या हैं, जो हमने हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला फैसलाबाद के लिए एक बहुत बड़ी सर्विस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर जो है वो स्टार्ट होने जा रही है इन जनवरी। बिल्कुल, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को इसमें कामयाब करे, जो शहर के तकाज़े हैं वो तमाम तर पूरे करें, क्योंकि शिफा इंटरनेशनल तो बहुत अच्छा काम करिए। इसके साथ साथ ये भी बताइएगा, अगर हम हेल्थ सेक्टर को देखें ना, तो हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो न्यू इंट्रोड्यूस करवाने वाली हैं। मैं शिफा इंटरनेशनल के हवाले से बात नहीं करी, मैं ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से बात करी हूँ, क्योंकि आपका ताल्लुक पॉलिसी मेकिंग से भी है, आप हेल्थ सेक्टर को बहुत अच्छे से भी समझते हैं। तो क्या क्या चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत है अगर हम बात करें अप टू डेट करने की? देखिए, एक तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में। एक जो ट्रेडिशनल और चलता हुआ आ रहा है, देखें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्हीं लिमिटेड फैसिलिटीज़ के साथ आप जो है बहुत अरसे तक सर्विसेज, क्वालिटी केयर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। फिर जो इनसिक्योरिटीज़ हैं ऑफ दी स्टाफ एज़ वेल, देखें वही स्टाफ जो है वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर, और वो मच सेटिस्फाइड होते हैं। तो आपको एक बाइज़्ज़त माहौल देना होता है, और आई बिलीव के गवर्नमेंट को रिस्ट्रक्चरिंग की बहुत ज़रूरत है हेल्थ केयर सेक्टर में, और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट एंड मीडिया एज़ वेल वी नीड टू टीच पीपल ऑन हेल्थ केयर एज़ वेल। लाइक लोगों को हेल्थ एजुकेशन होनी चाहिए। आई बिलीव के 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हर पाकिस्तानी को पता होना चाहिए। किसी भी बीमारी की सूरत में हाउ टू गेट केयर, बिल्कुल, व्हेन टू गेट केयर एंड फ्रॉम वेयर टू गेट केयर। यस, आपने जो सेहत की जो सहूलियात है वो लेनी कैसे हैं, कहाँ लेनी और कब लेनी, बिल्कुल। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट जी। और फिर डिज़ीज़ के ऊपर अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए फ्रॉम मीडिया एज़ वेल। तो इट्स काइंड ऑफ एक रीवैम्पिंग ऑफ द एंटायर हेल्थ केयर सिस्टम, उसकी ज़रूरत है। आप हर बार एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में बेड ऐड करके या एक डिपार्टमेंट ऐड करके हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर नहीं कर सकते। यू विल हैव टू डिफरेंशिएट के प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम से आपने अलहदा करना है, येट एस्टेब्लिशिंग एन इंटीग्रेटेड वर्क मॉडल, जो उनका आपस के अंदर रेफरल सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसके ऊपर बड़ा एक आई एक्चुअली डिड माई कैप्स्टोन प्रोजेक्ट ऑन दिस, कि हेल्थ केयर सिस्टम पाकिस्तान में जो रिफॉर्म ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम, इसके ऊपर मैंने एक कैप्स्टोन प्रोजेक्ट किया था। तो कुछ बेसिक चेंजेस करने की ज़रूरत है, और हमें उस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है जिसमें हम कुछ चीज़ों की नुमाइश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ केयर कोई विज़िट पे जाएगा और वहाँ पे जाके अगर इज़ बीइंग अथॉरिटेटिव देयर, वो एक सेंस ऑफ फियर क्रिएट करता है फॉर द बट लेकिन यह है कि एट द सेम टाइम अगर उसको आवाम में पजीराई मिल रही है, उसको इस अमल में सोशल मीडिया पे इज़ गेटिंग लाइक्स, और जाहिर है फिर सोशल मीडिया के लिए सब लोग काम कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली आपको देखें, वो कहते हैं टू एयर इज़ ह्यूमन। आप जहन में रखें कि गलती इंसान से होनी है, बेशक वो हेल्थ केयर सेक्टर में हो, बेशक वो कहीं पे भी हो।
मिस्टेक्स होती हैं और आपका काम बीइंग दी हेड ऑफ स्टेट या जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं हेल्थ केयर सिस्टम को चला रहे हैं, उनका काम होता है टू प्रोवाइड सपोर्टिव सुपरविजन। आप लोगों को के लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, लोगों की ट्रेनिंग्स करवाते हैं और इस तरह की कोई ऐसे मॉड्यूल्स इन प्लेस नहीं है हमारे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे। चूँकि आप सपोर्टिव सुपरविजन नहीं करते, आपने एक वो जज़ा सज़ा वाला मामला रखा हुआ होगा, तो फिर वो कॉन्फिडेंस और वो सर्विसेज जो कंपैशनेट ग्राउंड्स के ऊपर वो एम्पैथी जो पेशेंट के साथ आपको होनी चाहिए वो बिल्कुल डेवलप नहीं होती। तो आई बिलीव इस सारे सिस्टम पे ऑल द स्टेक होल्डर्स नीड टू सिट और इसके ऊपर बहुत ही मिनिमम एफर्ट के साथ इसमें रिफॉर्म्स लाई जा सकती हैं। बिल्कुल, अगर हम सरकारी सतह पे देखें नो डाउट बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, बेहतरीन भी हो रही हैं डॉक्टर्स के बिहेवियर के हवाले से, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हवाले से हम बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं। आया ये सिर्फ सर्विसेज की बेहतरी है या लोगों के साथ, पेशेंट्स के साथ डील करना ये बेहतर है, या एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पर सब लोगों की सुनी जाती है, सब लोगों को इक्वली डील किया जाता है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में आ रहे होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ उस तरह से नहीं पाया जाता। एग्जैक्टली बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात की है। देखें अब होता क्या है कि आई यूज्ड टू वर्क इन यूएस, ठीक है, मैंने अमेरिका में काम किया है। इवन जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं, जो लोग अमेरिका में रहते हैं, वो इस बात की मेरी तस्दीक करेंगे कि अगर पेशेंट जो है जैसे हॉस्पिटल में जाता है तो एक वहाँ पे ट्रियाजिंग प्रोसेस होता है कि ट्रियाजिंग का एक प्रोसेस होता है, उसमें आपकी जो कंडीशन है उसकी सिवियरिटी को उसका एनालिसिस होता है, उसकी सिवियरिटी को ग्रेड किया जाता है, प्रायोरिटाइज किया जाता है। तो उसमें कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें लेट्स से कि किसी का सांस रुक रहा हो, कुछ चेस्ट पेन हो, कोई हेडेक इस तरह की हो कि उसको, तो वो उस हिसाब से डिजीज़ के हिसाब से प्रायोरिटाइज किया जाता है। तो मोस्टली ऑन एवरेज वेट टाइम अमेरिका में इमरजेंसी में वेट टाइम दैट इज़ फ्रॉम 4 to 6 आवर्स। 4 से 6 घंटे आपको वेटिंग एरिया में अमेरिका में इमरजेंसी में वेट करना पड़ता है। इतना टाइम? जी। और मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आधे पौने घंटे 15-20 मिनट बाद उनकी बारी ज़रूर आ जाती है, और 15-20 मिनट में अगर बारी ना आए तो हम जो हैं वो थोड़ा सा हाइपर भी हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि चूँकि हम एक केयर के ऊपर हम बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हम अपनी सेहत के ऊपर कर रहे होते हैं। तो जब कोई चीज़ ऐसी हो, कोई भी इशू आपको हो, आप टाइमली अगर डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लें तो वो जो इमरजेंसी का विज़िट है उसको अवॉइड किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह से। और ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि अमेरिका में भी ये इशू आता है, और अक्सर हमने डेवलप्ड कंट्री में देखा है। यूनाइटेड किंगडम में हम देखें कि अगर आपने एक छोटा सा चेकअप भी करना है, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी 2 महीने बाद, 3 महीने के बाद। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाकिस्तान में खुशकिस्मती है कि हमें हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो हमारे डोर स्टेप पर मिल रही हैं, अच्छे अस्पताल हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। ये इस्लाह और रिफॉर्म्स जो हैं ये अगर बेहतर हो जाए तो हमारा सिस्टम, बिहेवियर भी आई बिलीव, देखें डॉक्टर्स जो हैं या नर्सेज जो हैं वो भी ह्यूमन हैं। आई ऑलवेज़ अप्रिशिएट जो बच्चियाँ स्पेशली घर से निकल के काम करती हैं। आई बिलीव के कम से कम इस सोसाइटी में रहते हुए उनका हमारी सोसाइटी पे बड़ा एहसान है। तो जो बच्चियाँ काम कर रही होती हैं हॉस्पिटल्स में, वो भी हमारी बच्चियों की तरह उतनी ही अपने पेरेंट्स को प्यारी हैं, उनकी इज़्ज़त भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं किसी के साथ, इट्स वाइस वर्सा। बिल्कुल इस तरह से एक कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब भी आप लोग घर से बाहर निकलते हैं, आप आया एम्प्लॉयर हैं या आप किसी हॉस्पिटल में विजिटर हैं, तो आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। ये हमारी सोसाइटी की बहुत अहम ज़रूरत भी है। फर्दर भी शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे साथ। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात करते हैं कुछ करेंसी के हवाले से, गोल्ड मार्केट में क्या रेट चल रहा है, और गोल्ड की कीमत के हवाले से मैं रोज़ाना बात करती हूँ कि ऐसा लग रहा है कि गोल्ड जो है वो अब आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। अगर आज के हवाले से बात करें, आज 1 तोला कीमत जो है वो गोल्ड मार्केट में गोल्ड की 3,97,000 है। और देखेंगे कहाँ से ये सफ़र का आगाज़ हुआ था और कहाँ ये 4 लाख के करीब पहुँच गया है। और इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से बात करें तो 10 ग्राम जो सोना है वो 3,40,369 रुपये
का फ़रोख्त हो रहा है। करेंसी जो है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दी थिंग्स हमारी जो है वो करेंसी की, बिज़नेस की डीलिंग जो है वो डॉलर में हो रही होती है। तो डॉलर मुस्तहकम है या नहीं है, ये हम करेंसी रेट में देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूरो के हवाले से। यूरो जो है इसकी बाइंग पावर 333.5 रुपये है, और ये सेल जो किया जा रहा है 334.50 में किया जा रहा है। इसी तरह से सऊदी रियाल के हवाले से बात करें, 75.2 में फ़रोख्त किया जा रहा है और 75.9 में सेल किया जा रहा है। यूएई दिरहम के हवाले से बात करें, 77 में बाय किया जा रहा है और 78 में फ़रोख्त किया जा रहा है। पाउंड के हवाले से बात करें, जिसमें हमारा बहुत सारा अंसार होता है इस चीज़ पे भी, तो 378.50 में बाय किया जा रहा है और 383 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएस डॉलर, जिसमें मेजॉरिटी हमारी बिज़नेस चल रही होती है, होता है, तमाम तर मामला देखे जाते हैं, तो डॉलर मुस्तहकम हमें दिखाई दे रहा है। 282.35 इसकी बाइंग पावर है और 282.40 में सेल किया जा रहा है। ये मजमूई तौर पे करेंसी के रेट थे। आज के दिन के हवाले से हम देख रहे हैं कि गोल्ड जो है इसकी प्राइसेस में हमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो ये थी हमारी आज की जो गोल्ड मार्केट में और करेंसी मार्केट में रेट्स क्या चल रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे शिफा इंटरनेशनल हस्पताल के हवाले से। एक अहम इदारा है फैसलाबाद का, पेशेंट्स की फलाह बहबूद के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो डॉक्टर इमरान साहब, मैं आपसे ये बात जानना चाहती हूँ, हेल्थ केयर सेक्टर के हवाले से आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, और आपकी गुफ्तगू में जो रिफ्लेक्शन था वो शिफा इंटरनेशनल की पॉलिसीज़ का नज़र आ रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। ये भी बताइएगा कि अगर हम पेशेंट्स के हवाले से बात करें और घर के हवाले से बात करें, कम्युनिटी इंगेजमेंट की चीज़ों को किस तरह से फ़र्दर भी मेक श्योर किया जाता है, हेल्थ सेक्टर के तकाज़े किस तरह से पूरे हो रहे हैं शिफा में, या ओवरऑल की बात? ओवरऑल भी, और इसका थोड़ा सा कंपैरिजन कर लिया जाए तो। ओवरऑल तो आई बिलीव के हेल्थ एजुकेशन पे बहुत कम काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर बीइंग दी पॉलिसी मेकर, अगर मैं ये समझूं कि अलाइड हॉस्पिटल की जो बेड्स हैं उसमें मैं 2-3 वार्ड्स और ऐड कर दूं, 100 बेड और ऐड कर दूं, तो इट्स लाइक गिविंग एन इम्प्रेशन टू द पीपल कि जी आप बीमार हों और हमारे पास आएँ तो आपको बेड ज़रूर मिलेंगे। बिल्कुल। ऑन द अदर साइड, एज अ पॉलिसी मेकर, माई ड्यूटी शुड बी टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गेटिंग सिक। बिल्कुल। अगर आप लोगों को ये बता दें गर्मियों में कि गर्मियों में आपने, या सर्दियाँ हो, आपने खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं, खाना खाने के पहले और बाद में कुल्ली करनी है, तो आई बिलीव कि आप रोज़ के 100 पेशेंट जो है ना वो एमरजेंसी से गैस्ट्रोएंटराइटिस के कम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट की बेसिकली ज़िम्मेदारी जो है वो टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गेटिंग सिक। अब शिफा जो है वो शिफा में हमने एक हमारा चैप्टर है जिसमें हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। इसमें हमने जो है वो आम कम्युनिटी के साथ साथ हमने टारगेट किया है यूनिवर्सिटीज़ को। तो अभी रिसेंटली हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी एक सेशन किया था अबाउट वुमेन हेल्थ के ऊपर, और जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, शी स्पेशलाइज फ्रॉम इंग्लैंड, और उन्होंने वहाँ पे एक सेशन किया बच्चियों के साथ और उनको बताया वुमेन हेल्थ के ऊपर। मुख्तलिफ़ कंडीशंस पे कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स होते हैं, कुछ सिग्नल्स होते हैं जिसके ऊपर वन नीड टू गेट अलर्ट। तो वो उन सबको उनको टीच किया, बताया, और इसी तरह से हम इस सर्विस को एक्सपेंड करें टू अदर यूनिवर्सिटीज़ एज वेल। मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, हेल्थ एजुकेशन होनी चाहिए अपनी हेल्थ के ऊपर, और इस सफ़र को हम इंशाअल्लाह लेके भी चल रहे हैं और एक्सपेंड भी कर रहे हैं टू अदर यूनिवर्सिटीज़। बिल्कुल इसी तरह से कम्युनिटी इंगेजमेंट के हवाले से बार बार इसीलिए बात होती है कि ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दौर के हवाले से बात करें, जिस दौर में हम रहते हैं, यहाँ पर छोटी छोटी सी बात सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर दी जाती है बगैर ये जाने समझे कि ये आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है या नहीं है, क्या मसाइल है। ये चीज़ जो है इसमें अगर आपकी नॉलेज होगी, अगर हस्पताल इसमें अहम किरदार अदा करेंगे, इन्फॉर्मेटिव सेशन होंगे, आपके पास कंसल्टेशंस के लिए अच्छे डॉक्टर्स होंगे, तो आपके ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं सोशल मीडिया में चल रहे हैं ये हल होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है, कोई भी बात को हवा बना दिया जाता है, लेकिन इसमें शिफा इंटरनेशनल एक अहम किरदार अदा कर रही है, जिस तरह से ख़वातीन की सेहत को लेकर, शुगर के पेशेंट्स को लेकर यूनिवर्सिटीज़ को साथ में इंगेज करना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। और आई बिलीव ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें सोशल मीडिया पे कुछ फैसलाबाद के हवाले से कुछ ग्रुप्स होते हैं, तो आई टोटली एंजॉय देम, ऑल्दो कि थोड़ा सा वो हमारे लिए परेशान कौन भी होते हैं आम इंसान के लिए, कि अगर कोई किसी पे पूछता है कि मेरी मदर को फलां मसला है, तो उसके नीचे अगर आप पढ़ें तो इस तरह के टोटके और उनको बताया जाता है, ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं कि जब अपनी बंदे की माँ बीमार हो तो वो इन सारे मेथड्स को अडॉप्ट नहीं करेगा।
तो आई बिलीव कि उनको रेफ़र करना चाहिए टू द डॉक्टर, जो भी कंसर्न स्पेशलिटी है। और इस बात को आप जहन में देखें, लोगों के 2-3 फ़ियर होते हैं। एक तो वो कहते हैं कि जी हॉस्पिटल बहुत महंगे हैं, बिल्कुल। बट नेचुरल हेल्थ केयर बहुत एक्सपेंसिव हो गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने कहा था कि इक्विपमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, फिर स्टाफ जो इन्वॉल्व हो रहता है, यूटिलिटीज़ हैं, मेडिसिन है, तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली कंट्रीब्यूट तो करती हैं, लेकिन कम से कम आपको एक राइट डायरेक्शन मिल जाती है। आप टोटकों से या किसी आप गलत, मैं किसी को फॉर एग्जांपल किसी की गलत रहनुमाई कर दूं, उसको गलत रास्ते पे डाल दूं, तो जितना नुकसान उनका उस टाइम वेस्टेज के दौरान होगा हेल्थ का, समटाइम्स पेशेंट जो है वो एक ऐसी पोजीशन पे आ जाते हैं कि जहाँ से वापसी जो है वो मुमकिन नहीं हो सकती। कुछ डैमेजेस ऐसी होती हैं जो इरिवर्सिबल होती हैं। जब वो इरिवर्सिबल डैमेजेस हो जाएं तो आई बिलीव एट इस दौर में जहाँ पे इतनी बदगुमानियाँ हों और इतनी जो है ना वो डिस्ट्रैक्शंस हों, इदारों की ज़िम्मेदारी ज़रूर बनती है कि लोगों को एजुकेट करें। बिल्कुल, इदारों की ज़िम्मेदारी बनती है, और अस्पताल, डॉक्टर्स, ये हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। अगर हम हेल्थ के हवाले से बात करें तो इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप सेहतमंद हैं, आप अपना सोशल स्टेटस भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो आप सोसाइटी में उस तरह से अपना रोल प्ले नहीं कर सकते हैं। तो सेहत पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, चाहे हेल्थ केयर एक्सपेंसिव है या नहीं है, लेकिन अपनी सेहत को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझें। यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक जी। अब बात कर लेते हैं सालगिरह के दिन के हवाले से। और सालगिरह का दिन बड़ा ख़ास दिन होता है, और आज बहुत ही ख़ास डॉक्टर जो हैं वो अपनी सालगिरह बना रहे हैं, जिन्होंने ना सिर्फ फैसलाबाद में अपनी खिदमत हमेशा से लोगों के लिए वक़्फ़ कर दी अपनी ज़िंदगी, बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। सिर्फ़ और सिर्फ ये इनका विज़न ये था कि फैसलाबाद को और पाकिस्तान को प्रोमिनेंट करना है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर इलियास शाकिर साहब की। आज आप अपनी सालगिरह मना रहे हैं, मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, और इसके साथ साथ गैस्ट्रोलॉजिस्ट की फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा अहम रोल इन्होंने प्ले किया है। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्लिप। सिटी 41 की पूरी टीम की जानिब से डॉक्टर इलियास शाकिर को बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। आपकी ज़िंदगी एक विज़न के तहत चल रही है, और आप जिस विज़न के तहत लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी इस विज़न को, इस खिदमत को और ज़्यादा एक विज़न के साथ आगे बढ़ाएं। अब बात कर रहे थे हम ब्रेक पे जाने से पहले, बर्थडे तो हमने डिस्कस की, लेकिन इसके साथ साथ शिफा इंटरनेशनल के रोल के हवाले से। हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, लेकिन जब हम सेहत के हवाले से बात करते हैं तो अगर हमारी सेहत नहीं होगी तो हम कोई भी चीज़ ज़िंदगी में इंजॉय नहीं कर सकते। तो कभी भी अपनी सेहत पे कंप्रोमाइज़ ना करें। और एक चीज़ बार बार मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया की दुनिया बड़ी फेक होती है, इस पे उस तरह से यकीन नहीं करना चाहिए। कम्युनिटी इंगेजमेंट में अगर हम बात करें, बहुत कम अस्पताल है जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। शिफा इंटरनेशनल बड़े अच्छे से इस चीज़ को समझ भी रही है, रियलाइज़ भी कर रही है। तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं, शिफा इंटरनेशनल के प्रोटोकॉल्स के हवाले से हमने बात की, एथिक्स के हवाले से बात की, क्योंकि ये इदारा कम्युनिटी की नीड्स को समझ रहा है, ये ज़रूरियात को समझ रहा है। तो इसके साथ अगर 10 सालों के हवाले से बात करें मुस्तकबिल की, तो शिफा इंटरनेशनल को आप कहाँ पर देख रहे हैं? सबसे पहले तो आई वुड like to take the opportunity and wish Dr. Shakir साहब a very happy birthday as well. Wish you a great year ahead sir. और सेकेंडली अभी आपके क्वेश्चन पे देखें, 10 साल में हमारा तो प्लान ये है कि इंशाल्लाह ताला 10 साल बाद हम फुल स्विंग में फैसलाबाद में काम कर रहे होंगे। और जो हमारा एक टारगेट है कि तीनों फेजेस जो हैं हमारी हॉस्पिटल की वो कंप्लीट हो चुकी होंगी। विल बी इंशाल्लाह ताला एडिंग नर्सिंग स्कूल एज वेल, जिसमें जो नर्सेस जो हैं वो बनेंगी, स्कूल से ग्रेजुएट होंगी। और चूँकि हमारे यहाँ नर्सिंग सेक्टर में बहुत डेफिशिएंसी है, स्टाफिंग का बड़ा एक फुकदान है, तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला फोकस हमारा विजन के गिर्द ही होगा जी। और विजन यही है कि टू बी द लीडर्स, रीजन्स लीडर बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी केयर सर्विसेज। और मिशन भी हमारा ये है कि क्वालिटी केयर विद कंपैशन फॉर ऑल। तो इसी मिशन, इसी विजन को लेके और अपनी वैल्यूज़ को अडॉप्ट करके इंशाल्लाह ताला इन 10 years हम बहुत सारी स्पेशलिटीज़ के साथ और लोगों को क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरह से क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है, और जब बात सेहत की हो ना तो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और अक्सर हम इसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि अगर बीमार है कोई बात नहीं, आज 2 दिन बाद चले जाएंगे डॉक्टर के पास, एक वीक बाद चले जाएंगे, लेकिन हमारी सेहत पर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और जब भी आप कोई अस्पताल अपने इलाज के लिए चूज़ करें या अपनों के लिए चूज़ करें, देखें कि वो उस प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, वहाँ पर जो तरबियत याफ्ता अमला है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, टेक्नोलॉजी किस तरह से वहाँ पर काम कर रही है। तो ये शिफा इंटरनेशनल में ये तमाम तर प्रोटोकॉल जो हैं वो फुलफ़िल हो रहे हैं। कम्युनिटी इंगेजमेंट को लेकर भी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर सर हम हेल्थ केयर मैनेजमेंट टीम क्वालिटीज़ के हवाले से बात करें तो क्या क्या क्वालिटीज़ आप देखते हैं कि एक हेल्थ केयर टीम मैनेजमेंट में होनी चाहिए? जाहिर सी बात है, जब एक अच्छा इदारा काम कर रहा होता है तो बाकी इदारों को उसके जिसे कहते हैं रास्ते को फॉलो करना चाहिए। वो जिस फुटप्रिंट पे काम कर रहा है उसे फॉलो करते करते हम इस्लाह की बात करते हैं, रिफॉर्म्स की बात कर सकते हैं, वो लेकर आई जा सकती है। तो इसमें मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ। देखिए, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपके पास क्वालिफाइड स्किल्ड स्टाफ हो, और सेकेंडली ये है कि जो सारा फोकस है, फोकस ऑफ केयर वो होना चाहिए पेशेंट। जो सेंटर ऑफ केयर है दैट इज़ पेशेंट। आपको इंश्योर करनी होती है कि सेफ़ केयर प्रोवाइड करें टू द पेशेंट। ऐसी मेडिसन, ऐसा जो भी उसका केयर प्रोसेस है, उसको वो केयर प्रोसेस, वो पैथवे अडॉप्ट किया जाए जिसमें मिनिमम हार्म हो पेशेंट को। टारगेट तो ये होता है कि एब्सोल्युटली नो हार्म टू द पेशेंट, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स और कंडीशन और सिचुएशन के हिसाब से तो सेंटर ऑफ केयर शुड बी द पेशेंट। एंड देन कम्युनिकेशन। देखिए, आप जितनी मर्ज़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप उन सर्विसेज को कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उन कंडीशंस को पेशेंट को या उनकी फैमिलीज़ को प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो आई बिलीव दे ऑल गो वेस्टेड। बिल्कुल। और जो कम्युनिकेशन है पेशेंट के साथ, वो जो फर्दर सोशल डिस्ट्रैक्शंस होती हैं उनको भी लिमिट कर देती हैं। बिल्कुल। कि अगर पेशेंट को पता होगा, लेट्स से कि मुझे अगर डायबिटीज़ है तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरा शुगर लेवल बढ़ा सकती हैं। नॉर्मली एक्सरसाइज से या वॉक का कंट्रीब्यूशन कितना है इन कंट्रोलिंग द डायबिटीज़, ठीक है जी। और इन अ कंडीशन कि अगर फॉर एग्जांपल डायबिटिक उसका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है तो उसको क्या करना चाहिए। बिल्कुल। अगर ये सारी चीज़ें पेशेंट को पता होंगी तो कोई भी तीसरा शख्स अगर आके उसको बताएगा कि आप ये मेथड करें, ये खाएं, ये पिएं, इससे आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, तो वो उनको उस आइडिया को बाय नहीं करेगा। बिल्कुल। तो कम्युनिकेशन इज़ द सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग। सही। फिर जाहिर है कि आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट काउंट्स एज वेल, कि आपके पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं। अगर फॉर एग्जांपल, और ये सारी चीज़ें लाजमी हैं कि आपके पास क्वालिफाइड स्किल्ड स्टाफ भी हो, उनको आपके पास पॉलिसीज़ भी रेडी हों, फिर आपके पास रिसोर्स भी अवेलेबल हो। आपके पास जितना मर्जी अच्छा स्टाफ हो, डजंट मैटर हाउ गुड दे आर इन कम्युनिकेशन, लेकिन अगर आपके पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, आपके पास स्टैंडर्डाइज मशीन्स नहीं है, स्टैंडर्डाइज इक्विपमेंट नहीं है, फिर आपके पास इन्फेक्शन कंट्रोल के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, हर वो चीज़ जो पेशेंट के केयर प्रोसेस को सेफ बनाती है, वो इम्पॉर्टेंट है इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी केयर सर्विस। बिल्कुल इसी तरह से कम्युनिकेशन से बात शुरू होती है कि कम्युनिकेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, प्रोटोकॉल्स होते हैं वो उन्हें फॉलो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर डॉक्टर साहब एक और चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, फीडबैक कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पॉलिसीज़ किसी इदारे की बनाई जाएँ, वो हॉस्पिटल बनाया जाए, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इस चीज़ को किस तरह से मेक श्योर किया जाता है? ज़रा सी छोटी सी लाइन में आप हमें बता दें, क्योंकि टाइम देखिए, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें पता लगता है हम कहाँ पे खड़े हैं। एक तो ये है कि एक जनरलाइज फीडबैक होता है जो हम डेली बेसिस पे जो ओपीडी में लोग आते हैं उनसे और आईपीडी में ले रहे होते हैं, जाते हुए एक परफॉर्मा होता है जो फिल करते हैं। उसके बाद एक थ्रू व्हाट्सएप भी मैसेज जो जाता है, उसके ऊपर भी आप लिंक के ऊपर अपना फीडबैक देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो भी कंसर्न कंप्लेंट्स हो वो टाइमली विद इन अगर आप डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं और कहें कि जी मुझे ये प्रॉब्लम थी जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। तो फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे तमाम तर लोगों को देखना चाहिए। अस्पताल के हवाले से भी शिफा इंटरनेशनल के प्रोटोकॉल्स बहुत हाईली स्टैंडर्ड को मीट कर रहे होते हैं, सर्विसेज बहुत बेहतरीन दी जा रही हैं। तो यही तो एक पेशेंट की ज़रूरत होती है, और जिस पेशेंट को लेकर आ जाता है कि उसकी तमाम तर चीज़ों को समझा जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राना इमरान साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत हेल्दी कन्वर्सेशन रही है। इशूज़ क्या थे, हेल्थ केयर सेक्टर को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, और जब भी एक पेशेंट किसी अस्पताल में जाता है तो उसे क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस की। आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए भी बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। इसी के साथ दीजिए मैं भी शबीब को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।